Our today's second topic will be how to manage entire professional practice in 30 minutes in a day, which will be taken by C. Nitish Gupta. हम हम सभी प्रैक्टिस के साथ एक चीज बहुत कॉमन होती है, हम दिन भर क्या ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, ठीक है। इस कारण से हम अपनी फैमिली को भी और अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हम अपने क्लाइंट के फोन से एंड ऑफिस स्टाफ से जूझते रहते हैं दिन भर, ठीक है। इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए आज हमारे स्पीकर सी नीतीश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा वह अपना डेलीवेशन स्टार्ट करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच आशीष जी। तो आज हमारा जो ये सेशन है ये थोड़ा अलग है। ये सब्जेक्ट मेरे लिए भी जब शुरू में मैंने सोचा इसके बारे में तो बहुत नया था, लेकिन जब मैंने मेरे आसपास मेरे सीए मेंबर्स जो मेरे फेलो मेंबर्स हैं उनसे मैंने डिस्कशन किया तो मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं, ये सर्वव्यापी है। ये लगता है चारों तरफ ये प्रॉब्लम फैली हुई है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक सेशन लिया जाए, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त सलाहकार समिति को एंड स्पेशली रोहित रवाटिया जी को और आशीष जी को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल करवाया ताकि मैं अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस मेरे सभी फेलो मेंबर्स से शेयर कर सकूं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बोलना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जो शेयर करने वाला हूँ वो मेजरली एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, एक विचार है जो मेरे एक्सपीरियंस के फलस्वरूप मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया है। जरूरी नहीं है ये कॉन्सेप्ट आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल हो, लेकिन ये आप लोगों के सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ। अब आप सभी के ऊपर ये कितना कस्टमाइज होके किस तरह एप्लीकेबल होगा, इसके बारे में हम लास्ट में क्वेरीज के माध्यम से हम विचार कर सकते हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हम उनको स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे। अभी के लिए मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी ये चीज और आपको कंफर्म बताना चाहूंगा कि ये पूरी जो लर्निंग है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि 30 मिनट्स पर डे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे पास 24 की जगह 30 घंटे हो तो शायद वो भी हमारे लिए कम पड़ जाए हमारी प्रैक्टिस के काम को, ऑफिस को मैनेज करने के लिए। लेकिन 30 मिनट्स पर डे में क्या मैनेज किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट मेरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर ही आधारित है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मेरे कुछ क्लाइंट्स पर भी मैंने ये इम्प्लीमेंट किया, और फाइनली इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने डिजाइन करके और मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिरकार अभी हम हमारी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। मैं इस पूरे सेशन के दौरान आप सभी के बीच बीच में मदद चाहूंगा। आप सभी अगर बीच बीच में मेरे साथ चैट पर रिप्लाई कर देंगे शॉर्ट में, तो आई थिंक मैं ये समझूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है और मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट प्रैक्टिस सिनेरियो। अभी हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं। एक कॉमन चीज जो मुझे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फेलो मेंबर्स में मिली वो ये थी, वर्क लाइफ। हम वर्क लाइफ बैलेंस करते रहते हैं और इसी में हम काफी स्ट्रगल करते रहते हैं, और कोई ना कोई रास्ता हम हर रोज निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं कैसे भी करके ये वर्क और लाइफ मैनेज हो जाए, दोनों बैलेंस हो जाए। और इसका अगर मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स में बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की, कि करंट हमारी जो प्रैक्टिस है उसके रेवेन्यू के बारे में क्या ख्याल है, हमारे रेवेन्यू किस तरह है। तो जब मैंने कुछ सीएस से, कुछ मेरे फेलो मेंबर्स से बात की तो मुझे सबसे पहले एक शब्द सुनने को मिला, सर मत पूछो, डोंट इवन आस्क, सर रेवेन्यू के बारे में मत पूछो। हालांकि कंक्लूसिवली जब मैंने सभी से बात की तो मुझे एक चीज जरूर समझ में आई कि हमारा रेवेन्यू कैसा भी है लेकिन अच्छा है, बुरा नहीं है, हम परेशान नहीं है रेवेन्यू की वजह से, बट अच्छा है। लेकिन एक चीज सभी के मन में थी कि सर हम इससे कहीं गुना ज्यादा कमा सकते हैं, हम 10 गुना ज्यादा कमा ले अगर हमारा एम्प्लॉय हमारा साथ दे, तो हम 10 गुना ज्यादा कमा ले अगर हमारा एम्प्लॉय हमारा और हमारा क्लाइंट हमारा पैसा टाइम पर दे दे, तो ऐसे बहुत सारे तो मुझे मिले जिससे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। फिर उसके कारणों को मैंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि भाई क्या कारण है, हमारा समय कहाँ वेस्ट हो रहा है,
हमारा कहीं ना कहीं रेवेन्यू कहीं से तो लीक हो रहा है, वो लीकेज पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला लीकेज पॉइंट जो मुझे समझ में आया, एक चार्टेड अकाउंटेंट की पहचान इससे की जा सकती है कि सारे दिन उसका फोन बजता रहता है, सुबह से शाम तक 10, 20, 50, 100, 200 मिस कॉल्स या अटेंडेड कॉल्स होते ही है। और उनमें से मैंने जो सभी लोगों से डिस्कशन किया, उससे मुझे पता लगा कि उसमें से 80% कॉल तो अनवांटेड होते हैं। हम ये चाहते ही नहीं कि सर ये कॉल हमारे पास आए। हमारा क्लाइंट हमें कॉल कर रहा है कि सर मेरा काम हो गया क्या? भाई हो जाएगा, तुमने बोला है ना 3 दिन में हो जाएगा, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? हमारा एम्प्लॉय हमें दिन भर फोन करता रहता है, सर वो काम अटक गया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, सर ऐसा हो गया। अनवांटेड कॉल्स। कई बार क्लाइंट हमें फ्री की सलाह लेने के लिए फोन कर देता है। दूसरा, अनवांटेड अब ऑब्लिगेटरी वर्क। कई बार हमारे किसी रिलेटिव का, हम इनकम टैक्स में गए, इनकम टैक्स ऑफिसर ने कोई काम पकड़ा दिया, हमारे किसी पड़ोसी ने कोई काम दे दिया। कई ऐसे काम हम ऑब्लिगेशन के फलस्वरूप कर देते हैं कि हम एक्चुअली हमारा समय उन कामों में वेस्ट कर देते हैं जहां से हमें कोई इनकम नहीं होने वाली, और हमारा रेवेन्यू लीक हो जाता है। तीसरा, फ्रीबीज। ये मुझे ऐसा लगता है कि जयपुर में ये सबसे बड़ी समस्या है फ्रीबीज की, कि सर अगर हम किसी क्लाइंट की ऑडिट करते हैं तो 2-4 सर्टिफिकेट तो हमसे फ्री में बनवा लेता है। अगर हम किसी बड़े क्लाइंट का ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी सब देख रहे हैं तो 10-20 आईटीआर तो फ्री में ही जाती है, उनके कोई पैसे ना तो चार्ज होते हैं ना देता है। तो ये फ्रीबीज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे काम हम फ्री में कर देते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के जिसके लिए हम चार्ज या तो करते नहीं है, करना भूल जाते हैं, या क्लाइंट पैसा नहीं देता है। तो फ्री के काम बहुत सारे हम कर रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा रेवेन्यू लीक होता जा रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आज मैं यहाँ कैटर करने वाला हूँ। आपकी सारी इन रेवेन्यू से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आपकी आज खत्म करने वाला हूँ। नेक्स्ट, टाइम। सर वो तो हमारे पास है ही नहीं। कोई भी हमसे समय मांगता है, सर समय नहीं है, बाकी कुछ भी ले लो हमसे, समय की बात मत करो। और स्पेशली जब वो समय हमारी फैमिली मांगती है कि चलो 10 दिन के लिए घूमने चलते हैं, अरे नहीं नहीं अभी तो जीएसटी की लास्ट डेट है, सितंबर में घूमने चलते हैं, हाँ ऑडिट नॉट एट ऑल, भूल जाओ, अक्टूबर के बाद बात करना, लास्ट डेट बढ़ती बढ़ती अक्टूबर जाएगी। टाइम फैमिली के लिए बिल्कुल नहीं है। डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमें एक सीपीआर की क्लास लेने के लिए, हमें एक सेशन लेने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने क्लाइंटों के फोन हम नहीं उठाते, कितने सारे काम हम पोस्टपोन कर देते हैं, प्रीपोन कर देते हैं कि नहीं आज तो 5 से 7 ये सेशन लेना है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी हम न जाने कितने सेशन तो छोड़ आते हैं, फाइनली लास्ट में पहुंचते हैं, साइन करके आ जाते हैं। तो हमारे डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। और हेल्थ की तो पूछो ही मत। बैक पेन, सीए और बैक पेन का तो बहुत पुराना रिश्ता है, और जो हमारा शरीर से जो आगे एक टमी निकला हुआ है वो भी सीए की बहुत बड़ी पहचान बनी हुई है। तो इन तीनों के लिए तो हमारे पास विशेष रूप से टाइम नहीं है। इन समय को आपके पास अवेलेबल कैसे होगा? बिल्कुल 30 मिनट्स पर डे अगर आप प्रैक्टिस में लगाएंगे तो 7 hours 30 मिनट्स मिनिमम, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ 8 घंटे अपने ऑफिस को देते हैं, तो 7 hours 30 मिनट्स आपके फ्री हो जाएंगे। आप फैमिली को दीजिए, हेल्थ को दीजिए, डेवलपमेंट को दीजिए, देखते हैं कैसे होंगे। नेक्स्ट, स्ट्रेस। सर ये हमारे पास जी भर के मिलेगा, जितना चाहिए उतना ले लो, स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है। और स्ट्रेस के कितने टाइप है सर, यहाँ तो मैं थोड़े से लिख पाया हूँ। लेट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, क्लाइंट फोन करता रहता है, सर आपने आज के लिए बोला था, अरे भाई वो डिपार्टमेंट वाला नहीं कर रहा काम, मैं क्या करूं? सर आज के लिए बोला था, यार वो आज एम्प्लॉय छुट्टी पर चला गया, सर ये काम नहीं हुआ, सर वो काम नहीं हुआ, अरे यार वो आज बीमार पड़ गया, आज आया नहीं, वो आज कंप्यूटर नहीं चल रहा, आज ये नहीं हो रहा, आज वो नहीं हो रहा, आज मैं खुद बाहर हूँ। फॉलो अप कॉल्स, सारे दिन क्लाइंट्स कॉल करते रहते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, हमारी हेल्थ का स्ट्रेस, सारे दिन हमारी हेल्थ, कभी बैक पेन, कभी पेट का प्रॉब्लम, कभी हमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, कभी कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसका स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस जो कि हम बयां तक नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है सर। डेटर से रिकवरी तो होती ही नहीं है। बैड डेट्स तो मुझे लगता है कि हमारे सारे सीएस का बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि सर पैसे आना बहुत दूर की बात है, बाकी सब काम हम कैसे भी मैनेज कर लेंगे,
टाइम पे सर्विस दे देंगे, हेल्थ मैच कर लेंगे, कॉल्स को अवॉइड कर लेंगे, पर्सनल लाइफ भी सेट हो जाएगी, लेकिन सब डेटा से पैसे नहीं आते हैं, बाकी कुछ भी हो जाता है। डेडलाइंस, ये तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। सोशल प्रेशर्स, कई तरह के सोशल प्रेशर आते हैं जिन्हें हमें झेलना पड़ता है, हमें उसके अनुसार काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ा पिन पॉइंट, दुख भरी जो रग है, वो है एम्प्लॉइज। सब तो पूछो ही मत, सारे दिन एम्प्लॉय चेंज होते रहते हैं, नए को सिखाओ। ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है हमारे ऑफिस को, एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, फिर तीसरा आता है, बस सीखते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। तो स्ट्रेस अनलिमिटेड। तो बीच बीच में अगर आप लोग एग्री हैं मेरे पॉइंट से तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप लोग प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करते जाइए कि क्या आप सब लोग मेरी बातों से एग्री हो रहे हैं। तो मुझे लगेगा कि आप सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिल रहे हैं, 100% एग्री। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे आपको क्यों सुनना चाहिए, व्हाई यू शुड लिसन टू मी। क्योंकि मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, लगभग आप सभी मेंबर्स से मैं जूनियर हूँ, मैं आप सभी मेरे सीनियर्स हैं, और मैं आप सबसे सीखना चाहता हूँ इस सेशन के दौरान भी कि कौन सी चीज़ ऐसी है कि मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। तो उसके लिए सर एक छोटी सी बात मैं कहूँगा कि सर, जैसे अगर आप में से कोई जीएसटी की प्रैक्टिस करता है और एक दूसरे आप में से कोई है इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता है, तो आप दोनों को हमेशा एक दूसरे की जरूरत होगी, क्योंकि सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द बुक नॉलेज। क्योंकि सीएम हमने किया था तो सारी बुक्स हमने सब कुछ पढ़ी थी, इनकम टैक्स भी और जीएसटी या वेट या इनडायरेक्ट टैक्स भी, लेकिन आज हम अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं। सर मैं इतनी सी बात कहूँगा कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करूंगा, जो मैंने अपने ऑफिस में इम्प्लीमेंट किया पिछले 6 सालों में मेरी प्रैक्टिस में, प्लस मेरे कुछ क्लाइंट्स में जिन पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया और बहुत बहुत सक्सेसफुल ये रहा, तब जाकर के मैंने इस सेशन को मेरे सभी फेलो मेंबर से शेयर करने का सोचा। दूसरा फैक्ट मैं आपको मेरी प्रैक्टिस के बारे में बताना चाहूंगा। सर मेरी आज की प्रैक्टिस 30 मिनट्स पर डे की है, ये बिल्कुल 100% ट्रू है, सच है, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस में सिर्फ 30 मिनट्स लगाता हूँ। बाकी टाइम आप जैसा देख पा रहे हैं, ये वेबिनार, ये पीपीटी, ये सब कुछ तैयार करना, ये सब मैं बड़े आराम से बहुत ही फ्री मूड में करता हूँ। मेरे पास इतना टाइम है मेरी फैमिली के लिए और सभी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरे अपने डेवलपमेंट के लिए, नए नए बिजनेसेस, नए नए जो है एरास को खोजने के लिए, कि मैं अपनी प्रैक्टिस को 30 मिनट्स में मैनेज करा, उसके बाद ही मैं सब में आ पाया हूँ। एंड द लास्ट, आप विश्वास रखिए, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आएगी वो आप मुझे बताइएगा और मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है। हाँ, मेरे सॉल्यूशन एज इट इज आपके ऊपर ना लगे कोई बात नहीं, मैं आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ, क्योंकि हम जब क्लाइंट्स में हमने जब ये इम्प्लीमेंट किया तो एक क्लाइंट है जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज है। आज हम एक सीएफओ में हमारा टर्नओवर तो बिलो 1 करोड़ है, लेकिन इसी सिस्टम से, इसी कॉन्सेप्ट से हमने वहां भी वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। हाँ, सब कुछ अलग था, सब कुछ नया था, कस्टमाइज था, लेकिन बहुत ही परफेक्ट रिजल्ट हमें मिले, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स हमने कैटर की और सभी के हमें सॉल्यूशन हमने वहां पर बनाए। अब हम आते हैं कि एक्चुअली आपको एग्जैक्टली ना सिर्फ 30 मिनट्स, बल्कि मैं कहता हूँ आपको 3 चीजें यहाँ मिलेगी मेरे इस सेशन के बाद: फ्रीडम, कॉस्ट, रेवेन्यू। ये तीनों चीजें को मैं यहाँ पर कैटर करूंगा। एक बार मैं थोड़ा और सेल्फ रियलाइजेशन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि एक कहावत है कि अगर आपने प्रॉब्लम की जड़ तक अगर आप पहुंच गए तो सॉल्यूशन अपने आप मिल जाए। इसे कहते हैं, इफ यू गिव मी 1 hour टू कट अ ट्री, I will take 45 minutes to sharpen my axe। अगर आप 1 घंटा मुझे एक पेड़ काटने को देंगे तो 45 मिनट में उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। तो उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करते हैं, एक बार समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई है। फ्रीडम की अगर मैं बात करता हूँ तो कहाँ से ये फ्रीडम हमें मिलेगी, किस किस तरह की फ्रीडम हमें चाहिए। सर हमें सबसे पहले एक प्रोफेशनल फ्रीडम चाहिए। मैं ऑफिस में रहूं या ना रहूं, मेरा ऑफिस चलता रहे। ऐसा ना हो कि मैं ऑफिस से गायब तो मेरे एम्प्लॉइज ने काम करना बंद कर दिया, मेरे क्लाइंट्स ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और मेरे ऑफिस की वर्किंग रुक गई या धीमी हो गई। मेरी पर्सनल लाइफ 100% फ्री हो, मैं जब चाहूँ तब ऑफिस से जा सकूँ, जब चाहूँ तब ऑफिस आ सकूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे क्या क्या करना है मैं फ्रीली कर सकूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि आपने अपने ऑफिस का टाइम 30 मिनट्स कर लिया तो पैसे
या रेवेन्यू या क्लाइंट्स में कोई कमी आएगी, नहीं, वहां भी आप फ्री हो जाएंगे। आप चाहे जितना रेवेन्यू आप कमा सकते हैं, आप में दम होना चाहिए, और वो सब में है, क्योंकि सीए किया है वो सेल्फ प्रमाण है कि हम में दम है, और वो दम हमें दिखाना है इन 3 फ्रीडम्स के रूप में। अब कॉस्ट पर मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। आपके कोई मित्र होंगे जो एमएनसी में काम करते हो, किसी मल्टीनेशनल या बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हो, आप उन्हें अभी कॉल कीजिए, दोपहर के 2 बजे कॉल कीजिए। जैसे आप कॉल करेंगे वहां से जवाब आएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बार कॉल किया, मुझे जवाब आया, नरेश अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो शाम को बात करें। ऐसा क्या है, तुम इतना क्या बिजी हो कि तुम दिन में बात ही नहीं कर सकते मुझसे, तुम्हें रात में ही शाम को ही बात करनी है, तुम फ्री नहीं रहते? बोले नहीं, शाम को। ठीक है, आप एक बार सोचिएगा अपनी फर्म के किसी एम्प्लॉय के बारे में, अगर उसको अपने घर से कॉल आ जाए, मित्र का, फ्रेंड का कॉल आ जाए, किसी दोस्त यार का कॉल आ जाए, वो उठाएगा और 15 मिनट बात करेगा, हो सके तो ऑफिस के बाहर जाके बात करेगा, और अगर आप ऑफिस में नहीं है तो न जाने कितनी देर बात करेगा, बड़ा फ्री है वो। आपको लगता है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में मालिक, ओनर, डायरेक्टर उनके सिर पर चढ़कर वहीं बैठे रहते हैं? नहीं, कोई नहीं बैठा रहता, फिर भी वो लोग काम करते हैं, और इतनी तल्लीनता से करते हैं कि आप उनको फोन कीजिए, वो आपको फोन नहीं उठाएंगे तो बात नहीं करेंगे। और आपका एम्प्लॉई आपके ऑफिस में होते हैं, आपका उनके मित्रों के, फ्रेंड्स के फालतू कॉल्स उठा रहा है और बात कर रहा है, और आप नहीं है तो ना जाने क्या क्या। आप सोचिए, क्या आपको नहीं लगता आपका एम्प्लॉय खाली बैठा रहता है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे आप सभी से, जितने लोग आप बताएंगे, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मेरी बात सही जा रही है। आपको क्या लगता है आपके एम्प्लॉय कितने % फ्री रहते हैं ऑन एन एवरेज? एक दिन में 20, 30, 40, 10? आपको क्या लगता है कि आपका एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज, ड्यू टू एनी रीजन, आपके पास बहुत सारे रीजन होंगे, आपका एम्प्लॉय कितना % टाइम फ्री रहता है? एक बार आप % मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे अगर आपको लगता है कि आपका एम्प्लॉय फ्री रहता है। फिर हम एक एनालिसिस करेंगे जिससे हम देखेंगे कि आपका एम्प्लॉय कितनी देर फ्री रहता है। 25, 30 बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड मैं देख पा रहा हूँ। यही रेशियो मेरा भी आया था जब मैंने ये चीजें रियलाइज की। चलिए एक रियलाइजेशन करते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट टू रेवेन्यू एनालिसिस। आप सभी को अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों पता होगा, तो मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, आप अपने ऑफिस का कोई भी एक सर्विस, क्योंकि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न एक सर्विस है, जैसे कि छोटे से छोटा प्रोडक्ट, क्योंकि हम बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न को ले लीजिए, क्योंकि एक इनकम टैक्स रिटर्न है जो लगभग हम में से सभी लोग कभी ना कभी कोई ना कोई भरते हैं। तो एक छोटी से छोटी इनकम टैक्स रिटर्न ले लीजिए, से एक सैलरी पर्सन की हमने रिटर्न ली जिसके हम ITR भर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, उस मेजर प्रोडक्ट का हमने एक प्रोडक्ट लिया ITR, एक ITR का पर यूनिट रेवेन्यू, जस्ट मैं एक मिनिमम अमाउंट ले रहा हूँ 1000, मिनिमम अमाउंट हम 1000 एक ITR का चार्ज कर रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू पर यूनिट आता है 1000। आप सभी लोगों को अगर मेरे साथ एग्री होंगे, एक बार आप पूरी कैलकुलेशन समझिए और आप अपने ही दिमाग में, अपने ही मन में अपने ऑफिस की कैलकुलेशन भी करते जाइए। तो मैंने कैलकुलेशन की कि मेरी एक ITR भरने का मुझे रेवेन्यू मिलता है 1000। फिर मैंने सोचा मेरा एक एम्प्लॉई जिसको मैं 20,000 रुपए की सैलरी देता हूँ, वो उस ITR को भरने में 1 घंटा लगाता है, 1 hour फॉर एन एम्प्लॉई टू होम आई एम पेइंग 20,000। तो मेरे उस 1 घंटे की कॉस्ट कितनी हुई? तो मैंने उसको कैलकुलेट करके देखा, तो 25 दिन के हिसाब से, 8 घंटे पर डे के हिसाब से 200 घंटे के 20,000, यानी कि 100 रुपए। 1 घंटे के 100 रुपए मैं उस एम्प्लॉय को दे, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट में बात कर रहा हूँ, और कोई कॉस्ट आप मत सोचिए, कंप्यूटर की, लाइट की, बिजली की, नथिंग, सिर्फ एम्प्लॉय की कॉस्ट। तो मैंने ये देखा कि मेरा एम्प्लॉय टू रेवेन्यू कॉस्ट रेशियो, रेवेन्यू टू एम्प्लॉय कॉस्ट रेशियो 10 टाइम्स आ रहा है। आई होप आप मेरे साथ हैं, आप समझ पा रहे हैं कि 1000 रुपए की ITR को भरने में 100 रुपए मेरा एम्प्लॉय का खर्चा आता है। मतलब जब मैं एम्प्लॉय को 100 रुपए देता हूं तो वो 1000 का रेवेन्यू मुझे ला करके देता है। फिर मैंने सोचा मैं साल भर में मेरे टोटल एम्प्लॉइज को टोटल कितना दे देता हूँ, क्योंकि ये तो एक प्रोडक्ट है, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, बहुत सारे कामों के बहुत सारे रेवेन्यू है। तो मैंने देखा कि मेरा एक्चुअल एम्प्लॉय कॉस्ट 50,000 रुपये महीना है। 50,000 रुपये महीने का मतलब हो गया 6 लाख रुपए साल का। मतलब अगर मैं 6 लाख रुपए साल मेरे टोटल एम्प्लॉइज को दे रहा हूँ पूरे साल भर में, तो रेवेन्यू कितना होना चाहिए? 10 टाइम्स 60 lakhs,
क्योंकि अगर मैं सिर्फ आईटीआर का भी काम करूं तो मुझे 60 लाख तो आईटीआर ही दे देगी, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि आईटीआर तो मेरा लीस्ट रेवेन्यू वर्क है, क्योंकि आईटीआर में मेहनत काफी ज्यादा हो जाती है, पैसा कम मिलता है। तो मैंने देखा मेरा रेवेन्यू होना चाहिए 60 लाख, जबकि उस समय जब मैंने एनालिसिस किया मेरा रेवेन्यू 20 लाख ही था। आप एक बार आपके ऊपर ही कैलकुलेशन करके देखिए, और ये बिल्कुल ट्रू है। ये सभी, मेरे ख्याल से सभी ऑफिसेज में यही कॉस्ट और रेवेन्यू रेशियो है। आप सोच करके देखिए आपकी एनुअल रेवेन्यू कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है? क्या आप उसका 10 टाइम्स कमा रहे हैं? क्या आपका रेवेन्यू उसका 10 टाइम्स है? अगर नहीं है तो वो आपकी इनएफिशिएंसी कॉस्ट है, आपके एम्प्लॉय खाली बैठे रहते हैं। अब आप देखिए मेरे एम्प्लॉय, मुझे पता लगा 200% टाइम खाली बैठे, मतलब इसको मैं रिवर्स ऑर्डर में बात करूं तो 67% टाइम मेरे एम्प्लॉयज खाली बैठे रहते हैं। ये मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने कैलकुलेशन की कि मेरे एम्प्लॉयज तो 67% टाइम खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि मुझे 6 लाख के एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से 60 लाख कमाने चाहिए, मैं तो 20 लाख ही कमा रहा हूँ। कहाँ गए 40 लाख? यानी कि एम्प्लॉय खाली बैठे, या फिर वो आईटीआर मेरा सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू मेकिंग वर्क है। पर मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि आईटीआर तो मेरा लीस्ट रेवेन्यू मेकिंग वर्क था। मतलब अगर मैं और चीजों की बात करूं तो मेरा रेवेन्यू तो 1 करोड़ के आसपास होना चाहिए, मैं तो बहुत लॉस में हूँ। मेरा एम्प्लॉय तो 80% टाइम खाली बैठा हुआ है। ये जब मेरा एनालिसिस हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये एम्प्लॉय कॉस्ट, ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इनको खत्म करना ही होगा। फिर मैंने इस पर वर्किंग स्टार्ट की। मेरे कुछ बिजनेस मेंटर्स, प्रोफेशनल और मैनेजमेंट मेंटर्स मेरे साथ जुड़े, और फाइनली एक सिस्टम मैंने डेवलप किया जो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ। और वो सिस्टम इतना गजब का इम्प्लीमेंट हुआ कि पूरी प्रॉब्लम्स एक झटके में खत्म हो गई और मेरा टाइम सबसे ज्यादा फ्री हो गया। जैसे ही मेरा टाइम फ्री हुआ मेरा रेवेन्यू भी बढ़ने लगा। अब वो क्यों बढ़ने लगा? सर, जब मैंने सिस्टम डेवलप किया तो मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन एमआईएस बनकर आ गया। वो एमआईएस ऐसा था कि किस क्लाइंट पर मैं ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, किस क्लाइंट पर मैं कम खर्च कर रहा हूँ, कौन क्लाइंट मेरा कितना % रेवेन्यू ला रहा है, कौन क्लाइंट मेरा प्रॉफिट मेकिंग है, कौन लॉस मेकिंग है। जैसे ही एनालिसिस मेरे सामने आया मैंने डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए कि इन सभी को हटाओ, इन सभी क्लाइंट्स को हटाओ, क्योंकि ये तो रेवेन्यू नहीं देते हैं। जो देते हैं वो तो मेरा पूरा लग जाता है ऑफिस में। मेरी एम्प्लॉइज की कॉस्ट बहुत हाई है। मेरे पास एमआईएस आया और मैंने डिसीजन लिए, और उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मेरे पास टाइम था, क्योंकि मैं 30 मिनट में अपना काम संभाल रहा था। और अल्टीमेटली जैसे ही मैंने अच्छे डिसीजंस लेने स्टार्ट किए, रेवेन्यू जनरेट होने लगा, अचानक से रेवेन्यू बढ़ने लगा। और ये बहुत ही ट्रेमेंडस इतना हुआ कि मैंने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का एक नया डिवीजन स्टार्ट किया और कई क्लाइंट्स को ये सर्विसेज दी। इवन एक क्लाइंट जिसका टर्नओवर 100 करोड़ था उसको ही सर्विसेज दी, और वो इतना बेहतरीन इंप्लीमेंट हुआ कि आज तक वो क्लाइंट मेरा परमानेंट क्लाइंट बन चुका है। अब वो, मैं उसे कितना भी फीस चार्ज करूँ, कैसी भी सर्विस दूंगा तो भी वो मुझे नहीं छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसको मैंने इतने रुपए की बचत करवा दी कि वो आज भी मेरा रेडी है। मतलब आज भी मैं जब उसे फोन करता हूँ कहता है सर ये सिस्टम बहुत गलत था, बाकी सब बताइए और बताइए। मतलब उसकी लाइंस यहीं से स्टार्ट होती है जब भी मैं उससे बात करता हूँ। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस पर, जो मैंने मेरे ऑफिस में और क्लाइंट्स के ऑफिस में इंप्लीमेंट किए। आखिरकार वो सॉल्यूशंस क्या थे? सर, 2 तरह के सॉल्यूशंस पर मैं बात करूंगा। एक सेकेंड। सर, सबसे पहला मैं बात करूंगा प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम मैं आपको इंप्लीमेंट करने को बोलूंगा। दूसरा पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम। सर, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अब चीजें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सिस्टम तो हमेशा ही कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट को अगर समझे, आप चीजों की डिटेल में अभी ना जाए, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझे कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, और फिर अपने ऑफिस में आप इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं वो आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरी अगर कोई हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम। सर, प्रोफेशनल मैनेजमेंट सिस्टम के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है मेकिंग पॉलिसी, हमें कुछ पॉलिसीज बनानी होगी। सेकंड पार्ट है एस्टैब्लिश कंट्रोल्स, हमें उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कंट्रोल्स भी एस्टैब्लिश करने होंगे।
सर यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ना करी हो। हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैंने अपने ऑफिस में और क्लाइंट के ऑफिस में इम्प्लीमेंट की है, इसलिए हर एक चीज़ एक्सपीरियंशियल है और बहुत ही डीप मीनिंग वाली है। अब हम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं मैं लास्ट में लूंगा, एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझिए। पॉलिसी, सर पॉलिसी पे मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें डेलिबरेटली बताना चाहूंगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। सर हमारे ऑफिस में प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम से स्टार्ट करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि पॉलिसी कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे पॉलिसी बनानी है। सर हमारा एक एम्प्लॉई लेट आता है, वो आज 10 मिनट लेट आया, हमने 10 बजे का टाइम डिसाइड किया है और वो 10:10 पे आया। हमने उससे पूछा भाई तुम लेट क्यों आए, उसने कहा सर मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। अब वो एम्प्लॉय ऐसा है कि आप जानते हैं कि यार ये झूठ नहीं बोलता, जेन्युइनली इसकी गाड़ी पंक्चर हो गई होगी। आपने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ काम करो। अगले दिन एक और एम्प्लॉय दूसरा वो लेट आया, 10 मिनट लेट। उसने कहा सर मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। अब वो कैसा एम्प्लॉय था, आप जानते हैं उसकी गाड़ी पंक्चर नहीं हुई, वो आदतन लेट है, उसको लेट आने की आदत है, उसका कोई ना कोई बहाना रहता है हमेशा। आपने उसको डांट दिया कि यार ये कोई तरीका नहीं है, आप लेट आते हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा। ये बहुत जनरल चीजें हैं कि हम इस तरह करते हैं। अब उस एम्प्लॉय ने आपको या तो बोला या नहीं बोला, लेकिन उसने मन में एक बात सोची कि सर कल वो लेट आया था, उसको तो आपने नहीं डांटा, मुझे डांट दिया। या तो वो एम्प्लॉय आपको बोल देगा, ऐसा नहीं बोलेगा तो मन में सोचेगा और अल्टीमेटली वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। हालांकि उसको पता है वो गलत है, वो एक्चुअल में लेट नहीं था, उसने चाह के या किसी वजह से वो लेट हुआ और वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में आएगा कि सर भेदभाव करते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप किसी न किसी जेन्युइन एम्प्लॉय को उसकी वजह से लेट आने पे डांटेंगे भी, क्योंकि आप सोचेंगे यार सब लेट आ रहे हैं, ये तो सबको ही रोकना पड़ेगा। आपने सबको डांट दिया, उसको भी डांट दिया जो लेट एक्चुअली किसी वजह से हुआ था, और वो डिससेटिस्फाइड, वो थोड़ा डीमोटिवेट हो गया कि सर है ना मेरे को डांट देते हैं, बताओ मैं क्या करूं, सर गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आपके साथ भी होता है, आप भी तो लेट आते हो। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ही जाल में फंस गए। क्यों फंसे? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फर्म में लीव पॉलिसी है ही नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है। क्या आप एक पॉलिसी बनाएं और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करें तो आप देखिए क्या मैजिक होता है। मैं आपको मेरे ऑफिस की लीव पॉलिसी दिखाता हूं कि वो लीव पॉलिसी क्या मैजिक करती है मेरे ऑफिस में। वन सेकेंड। आई होप आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। एक एक्सेल शीट मैंने खोली है जहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज हैं। गुड, ग्रेट, थैंक यू। आप देख सकते हैं लीव पॉलिसी। मैं आपको एक बार ये पढ़ के सुना रहा हूँ कि लीव पॉलिसी मैंने किस तरह से क्या बनाई है। तो हमारे ऑफिस की लीव पॉलिसी है कि लीव विद पे, यानी कि आपकी सैलरी कोई डिडक्शन नहीं होगा अगर आप इस तरह की लीव लेते हैं। 1 फुल डे और इक्विवेलेंट, पूरे महीने में 1 दिन की लीव विदाउट डिडक्शन अलाउड है। 3 टाइम्स लेट कमिंग और अर्ली गोइंग अप टू 2 आवर्स। आप महीने में 3 बार 2 घंटे जल्दी या 2 घंटे लेट आ सकते हैं। 2 घंटे जल्दी जा सकते हैं, 2 घंटे लेट आ सकते हैं, कोई डिडक्शन नहीं होगा। आप महीने में 3 बार 10 मिनट जल्दी या 10 मिनट लेट आ सकते हैं, कोई डिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम समझते हैं जेन्युइनली आप ट्रैफिक में फंस सकते हैं, आपकी गाड़ी पंक्चर हो सकती है, कुछ ना कुछ हो सकता है। हम समझते हैं जेन्युइनली आपके घर में कुछ ना कुछ काम आ सकता है। और जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन CL PL इतनी सारी लीव्स देती है तो इतनी सी लीव तो हम दे सकते हैं। 1 फुल डे लीव 2-2 घंटे की 3 बार किसी न किसी वजह से आप चाहें तो आप ले सकते हैं। 3 बार लेट कमिंग या अर्ली गोइंग, 3 बार लेट कमिंग अर्ली गोइंग अप टू 10 मिनट्स एंड अप टू 2 आवर्स। नंबर 2, अगर आप लीव लेते हैं तो एंड डेज की लीव के लिए एंड डेज से पहले आपको इन्फॉर्म करना कंपलसरी है। मतलब अगर आप 1 दिन की लीव ले रहे हैं तो 24 घंटे पहले आप मुझे बताएंगे, आप इन्फॉर्म करेंगे कि सर मैं कल छुट्टी पर रहूंगा। अगर आपने 24 घंटे से पहले इन्फॉर्म नहीं किया तो आपकी डबल लीव बात हो जाएगी। ये क्यों है?
ताकि आपको 24 घंटे पहले आप अगर मुझे बता देंगे तो मैं आपको आपके काम रीअसाइन कर दूंगा, किसी और को अलॉट कर दूंगा, या मैं आपके कामों को स्पीडली देख लूंगा कि आप कोई काम छोड़कर तो नहीं जाएंगे। क्योंकि जब कल आप छुट्टी पर होंगे ना, तो सारा काम मेरे से पर आ जाएगा, क्लाइंट मुझे कॉल करेगा और मेरे पास में कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आप छुट्टी पर है और काम के बारे में आपके अलावा कोई नहीं जानता। थर्ड, अगर आप लेट आ रहे हैं, हाफ डे लेना चाहते हैं, जल्दी जा रहे हैं, सुबह 10 बजे ऑफिस स्टार्ट होता है, 10 बजे से पहले मैसेज आ जाना चाहिए, सर मैं आज लेट जाऊंगा, जल्दी आऊंगा, हाफ डे लूंगा, ये करूंगा, जो भी करना है, ताकि मैं उस हाफ डे में या जल्दी आने में या लेट आने में मैं इन्फॉर्म कर दूं। सर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि सुबह 10 बजे ऑफिस खुलने वाला था, मैंने क्लाइंट को बोला सर एग्जैक्ट 10 बजे ऑफिस जाइए, आप अपने पेपर्स वहां दे दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। क्लाइंट 10 बजे ऑफिस पहुंच गया, ऑफिस के लॉक लगा हुआ था, मैंने कॉल किया, अरे भाई ऑफिस क्यों नहीं आए? सर 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बस नीचे ही हूँ। अब प्रॉब्लम ये हुई, क्लाइंट ने मुझे बोला सर क्या तरीका है ये, आपका ऑफिस तो खुलता नहीं है, आप मुझे बुला लेते हो। क्लाइंट ने मुझे सुना दिया और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बैड इंप्रेशन एक्चुअली लीड्स टू क्लाइंट लॉस। वो क्लाइंट कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड होगा, क्या सीए साहब डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, 10 बजे का बोलते हैं, खुद तो आए नहीं है। प्रॉब्लम खत्म। अगर 10 बजे पहले अगर आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि सर मैं 2 मिनट लेट हूँ, तो आपकी सैलरी नहीं घटेगी। अगर आपने 2 मिनट पहले का इन्फॉर्म नहीं किया तो आपका हाफ डे लग जाएगा। सिंपल। ये रूल्स मैंने ऑफिस में बना दिए हैं। आपके मन में सवाल आ सकता है सर ये सब कौन देखेगा? सर वो मैं आऊंगा उस पर, मेकिंग कंट्रोल्स। इसको कंट्रोल करना है, आपका काम नहीं है। कंट्रोल्स हैं, मशीनें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस पूरे सिस्टम को बनाने में 1 रुपए खर्च नहीं किया मैंने। कोई मशीन, कोई सॉफ्टवेयर मुझे परचेज नहीं करना पड़ा, सब कुछ सिस्टमैटिक है, कंट्रोल्स सब मैं आपको बताऊंगा। तो ये मैंने बनाया। इसके बाद थर्ड, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो इंटीमेशन, लेट इंटीमेशन और इम्प्रॉपर इंटीमेशन। सिंपल, नेक्स्ट लेवल लीव विल बी मार्क्ड। आपको अगले लेवल की लीव मार्क हो जाएगी। आप जल्दी या लेट आए और आपने इन्फॉर्म प्रॉपरली नहीं किया, हाफ डे मार्क हो जाएगा। आपने हाफ डे लिया, प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया, फुल डे मार्क हो जाएगा। आपने छुट्टी ली, प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं किया, डबल डे लीव मार्क हो जाएगी। कई बार होता है एम्प्लॉय हमें 2 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं, सर मैं 5 दिन की छुट्टी पर जाऊंगा, मेरे घर में शादी है। जाओ, 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर रहे हो तो 3 दिन की डबल यानी 6 दिन की लीव प्लस 2 दिन मतलब 8 डेज की लीव मार्क हो जाएगी। वो डरेगा, अगली बार आपको 3 दिन ही 10 दिन पहले बताएगा सर मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। गजब का डिसिप्लिन आ जाएगा, गजब का। तो ये है पॉलिसी का कमाल कि ये पॉलिसी आपको इंश्योर करती है कि आप कहीं भी भेदभाव ना करें। कुछ भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो, सारी प्रॉब्लम्स की पॉलिसी आपकी दूर करेगी। वापस चलते हैं पीपीटी पर। तो पॉलिसी अगर आप बनाने बैठते हैं तो उस पॉलिसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। सर सबसे पहली चीज है, पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ भी पॉलिसी बना दी, किसी को समझ में ही नहीं आ रही है। पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी, रिटन होनी चाहिए। सर रिटन पॉलिसी नहीं होगी ना तो आपके एम्प्लॉइज ही आपको कह देंगे नहीं नहीं सर आपने 10 मिनट नहीं, आपने 15 मिनट तक की छूट दे रखी है। नहीं सर आपने 2 घंटे नहीं सर आपने 3 घंटे की छूट दे रखी है। अब सर पॉलिसी एक बार बनाने के बाद 6 महीने बाद कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो आपको थोड़ी पता होगा। इवन एम्प्लॉइज भी आपको कुछ भी कह देंगे और आप उनको कह सकोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, फालतू की बहस हो जाएगी, होना कुछ भी नहीं है। इसलिए रिटर्न होनी चाहिए, ओरल नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरी पॉलिसी में सभी तरह की चीजें मैंने इंक्लूड की है। हाफ डे, अर्ली गोइंग, लेट कमिंग, फुल डे लीव, कितने दिन पहले आना है, कैसे इन्फॉर्म करना है, नहीं किया तो क्या, कर दिया तो क्या, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। आपका एक नया एम्प्लॉय आया कुछ दिन पहले, आपने उसको बताया सर मेरे पास एम्प्लॉयज को बताने का भी एक सिस्टम है, मैं आपको 1 सेकंड के लिए वो भी शेयर करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक इंडक्शन प्रोग्राम है हमारे। उस इंडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत सबसे पहले हम उसको पहले दिन फुल डे की एक ट्रेनिंग देते हैं। सर इस ट्रेनिंग का भी मैंने वीडियो बना दिया, मेरा मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक दिन बैठ के 5 घंटे का वीडियो बना दिया। उसके बाद में जो भी एम्प्लॉय आता है उसको हम ये वीडियो दिखा देते हैं, भैया बैठो वीडियो देखो और एग्जाम दो। पॉलिसी ठीक से पढ़ी या नहीं, वो पूरी पॉलिसी की एग्जाम्स की होती है, तब जाकर के सेकंड डे से हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री देते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से हाँ भाई आ गया, अरे भाई आर्टिकल
तुम इसको सिखा देना, ये कोई नया बंदा है, इसको तुम ITR भरना सिखा दो, इसको ऐसा करो, ये काम सिखा दो, इसको पैन कार्ड भरना ही सिखा दो, चलो अच्छा इसको फाइल जमाना ही सिखा दो। सर मैं सारी चीजें आपको शेयर करूंगा, उसके लिए लास्ट में आप सभी को एक फीडबैक फॉर्म में आपसे शेयर करूंगा, वो आप फीडबैक फॉर्म मुझे देंगे तो थोड़ा सा गिव एंड टेक कर लेते हैं। आप फीडबैक मुझे शेयर करेंगे, मैं आपको PPT और सारे मटेरियल शेयर करूंगा, डोंट वरी, जितना मैं आपका बेनिफिट कर सकता हूँ करूंगा। तो हम एक इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का विजन, मिशन और कोर वैल्यूज बताते हैं कि हम CA फर्म हमारी जो है वो किस लिए काम करती है, क्या काम करती है, कैसे काम करती है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहते हैं, 10 साल में, हमारी कोर वैल्यूज क्या है। हमारी कोर वैल्यूज है क्वालिटी, हमारी कोर वैल्यूज है टाइमली डिलीवरी, हमारी कोर वैल्यूज है परफेक्ट सर्विस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम उन्हें बताते हैं सबसे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड, हमारे टाइमिंग्स क्या है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है। सबसे ऊपर पार्टनर्स हैं, उसके नीचे सीनियर मैनेजर है, उसके नीचे एसोसिएट है, उसके नीचे स्टाफ है, और ये पूरा सिस्टम, उसके ऊपर एडमिन है। ये सारा सिस्टम उनको बताते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ चार्ट बताते हैं कि 6 महीने एज ए स्टाफ काम करने पर आप एज ए एसोसिएट प्रमोट हो जाओगे, उसके बाद 1 साल काम करने पर आप एज ए सीनियर मैनेजर प्रमोट हो जाओगे। सारा सिस्टम उन्हें बताते हैं। उसके बाद हम उन्हें पूरी पॉलिसीज बताते हैं। ये एक पॉलिसी मैंने आपको बताई, आप देख सकते हैं, टेली कम्युनिकेशन पॉलिसी, कम्युनिकेशन पॉलिसी, ड्रेसअप पॉलिसी, क्या पहनना है, कब पहनना है, किस दिन कौन सी ड्रेस होनी चाहिए, ऑफिशियल कॉल्स कैसे अटेंड करनी है, कब अटेंड करनी है, क्या और क्या बोलना है, कैसे बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में कई बार हमारे बहुत सारे पार्टनर्स हैं, कुछ क्लाइंट्स मेरे हैं, कुछ मेरे पार्टनर्स के, तो हमारा सिस्टम है कि जब मेरे यहाँ से कॉल जाएगा तो वहाँ पर मेरे नाम से ही कॉल करना है। कई बार फर्म के नाम से कॉल कर देते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ से कॉल गया, GNK एंड कंपनी बोल दिया कि सर GNK एंड कंपनी से बात कर रहे हैं। क्लाइंट कहता है सर ये कौन सी कंपनी, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। तो उसकी लैंग्वेज तक फिक्स है, सर आपको बोलना है कि हम CA नितेश जी के ऑफिस से बात कर रहे हैं। और उसमें भी हमारी बहुत ही साइकोलॉजिकली डिजाइन लैंग्वेज है कि मैं नहीं बोलना है, हम बोलना है, सर हम CA नितेश जी के ऑफिस से बात कर रहे हैं। कभी भी आप सुनिएगा किसी भी बड़े किसी अच्छे कॉर्पोरेट के कस्टमर केयर से, सर मैं नहीं बोलते कि सर मैं वहां से बात कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा वर्ड लगता है, मैं हम वर्ड से फील आता है कॉर्पोरेट का। ऐसी बहुत सारी चीजें जो अपने पॉलिसी में डाल दी है, क्लाइंट सारे एम्प्लॉइज अपने आप फॉलो करते हैं। हमारा टेंशन नहीं है कि किसने क्या बोल दिया, कब बोल दिया। क्लाइंट का हमारे पास कॉल आ रहा है, सर ये क्या बोल रहा है, सर उसने ऐसे बोल दिया। क्लाइंट अगर फोन नहीं उठाए तो बार बार नहीं करना है, सब कुछ पॉलिसी में लिखा हुआ है। पर्सनल कॉल्स है तो उसको कैसे अटेंड करना है, कब करना है। ईमेल्स पर कैसे काम करना है, ईमेल नई ईमेल है तो कैसे भेजना है, CC, BCC और टू का यूज कैसे करना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम CS की, हमारे कोई भी फाइल हमें सही जगह पे मिलती नहीं है, कोई भी उठा के कहीं भी सेव कर देता है और फिर हम लोग बैठ के उसको मैनेज करते रहते हैं। हमारे यहाँ एक भी फाइल मिसप्लेस नहीं मिलेगी कंप्यूटर में। हर एक क्लाइंट का एक फिक्स फोल्डर है, फाइल वही मिलेगी, पॉलिसी है और इस पॉलिसी के लिए कंट्रोल्स भी है। उसके बारे में मैं सेकंड पार्ट में आऊंगा कि कंट्रोल कैसे वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा रिसोर्स मेंटेनेंस पॉलिसी है, कंप्यूटर खराब हो गया तो किसको कॉल करना है, क्या नंबर है, कितने घंटे तक कंप्यूटर खराब रहा तो मुझे बताना है। टैली में प्रॉब्लम आई तो किसको कॉल करना है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आई तो किसको अगर कॉल करना है, स्टेशनरी खत्म हो गई तो कहाँ से लानी है, फाइल्स खत्म हो गई तो कहाँ से लानी है, पानी वाला नहीं आया तो कहाँ से लाना है, बिजली में प्रॉब्लम आ गई तो कहाँ किसको बुलाना है, लैंडलाइन या इंटरनेट में प्रॉब्लम आ गई तो किसको बुलाना है, क्लीनर नहीं आया तो किसको बुलाना है, और कितने घंटे तक ये सब काम नहीं हुए तो मुझे बताना है या सीनियर मैनेजर को बताना है। सारा सिस्टम डेवलप्ड है, क्लियरली रिटन है, कंप्लीट, नथिंग इज लेफ्ट। फिर एक टास्क मैनेजमेंट पॉलिसी है जिस पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। वापस से चलते हैं पॉलिसी पर। तो इस तरह की पॉलिसी हमने बनाई हुई है और सारा हम कम्युनिकेट करते हैं हर एम्प्लॉय को। इसके बाद असाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी को असाइन करवानी भी जरूरी है। इस पर मैं कंट्रोल्स पर आऊंगा, तब मैं आपको असाइनमेंट के बारे में भी बताऊंगा। एस्टैब्लिश कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पॉलिसी बना देंगे तो उस पर फॉलो कौन करवाएगा। आप ही अगर सीट पर बैठ के फॉलो करवाने लगे, भाई कौन लेट आ रहा है देखो उसको, भाई लेट आ रहा है उसकी सैलरी काटो, भाई कौन क्या कर रहा है, किसने ऑफिस का कंप्यूटर खराब हो गया इसको सही करवाओ, इसको ऐसे करो, हमें नहीं बताना है। कोई है जो ये इंश्योर करेगा कि कंप्यूटर 2 घंटे से ऊपर खराब हुआ तो तुरंत ये काम मुझे बताया जाएगा। ये कैसे होगा, लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहला तरीका लिंक पॉलिसीज। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। हमारी एक पॉलिसी, अटेंडेंस पॉलिसी, लीव पॉलिसी, जो मैंने अभी अभी आपको बताई, हमने इसको रेम्यूनरेशन से लिंक कर रखा है। मैं आपको बता दूं, मेरे हर एम्प्लॉइज के टारगेट है, आर्टिकल्स के भी टारगेट है। आपको हर महीने टारगेट अचीव करना है, इतने रुपए का आपका टारगेट है, आपने अचीव नहीं किया तो आपके प्रमोशन इंसेंटिव सब गए। अब प्रमोशन इंसेंटिव की हमारी यहाँ पॉलिसी है कि प्रमोशन जैसे होगा इंसेंटिव मिलेगा सभी एम्प्लॉइज को, इवन आर्टिकल्स को इंसेंटिव देते हैं, तभी तो वो बढ़ चढ़ के काम करते हैं। हमारे यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम सैलरी वाला भी रात को 2-2 बजे बैठ के काम करता है अपनी इच्छा से, बिना कहे बिना पूछे। लिंक पॉलिसी, तो अटेंडेंस अगर आपकी मिस हुई तो आपके टारगेट में, आपका एक जो टारगेट है, आपका जो अचीवमेंट है मंथली, उसमें से एक फिक्स अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि आप छुट्टी लें और छुट्टी प्रॉपर्ली लें, तो आप चाहें तो संडे को आइए और अपना काम पूरा कीजिए और अपना टारगेट ओवर टाइम करके पूरा कर लीजिए, आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। तो आप छुट्टी करें नहीं करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप छुट्टी करेंगे ओवर टाइम करो, नहीं करोगे तो सैलरी कटेगी, सिंपल। तो मैंने पॉलिसीज को आपस में लिंक कर दिया, तो हर एम्प्लॉई भाग भाग के अपना काम करता है। पहले फोन पर या मैसेज पर मुझे इंटीमेट करता है सर मैं लेट आऊंगा, बाद में ऑफिस में घुसता है, क्योंकि उसको पता अगर टाइम पे इंटीमेट नहीं किया तो आज तो सैलरी कट गई। सब कुछ आपस में लिंक है। मेरी एक शीट है जो आपसे शेयर करूंगा थोड़ी देर में, जिस पर सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। माइंडेड ये शीट ऑटोमेटिक है, लेकिन खरीदी हुई नहीं है, बनाई हुई है, गूगल शीट है, फ्री में सभी को अवेलेबल है, नथिंग इज परचेज, कोई कॉस्ट नहीं है इस पूरे सिस्टम की। लिंक प्रोसेसेस, ये प्रोसेस बहुत शानदार प्रोसेस जो हमने बनाई है। हमने क्या किया कि दो प्रोसेस को आपस में लिंक कर दिया। मैं आपको बताता हूं कैसे। सर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी बंदा लेट आ रहा है, तो कोई भी अगर लेट आ रहा है तो उसका प्रोसेस ये है कि वो अटेंडेंस में, अटेंडेंस रजिस्टर में अटेंडेंस मार्क करेगा। अब ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक दूसरी प्रोसेस बना दी। वो दूसरी प्रोसेस क्या है सर? वो है फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है जो एक पर्सन मैंने असाइन कर दिया। मैंने असाइन के बारे में बात की थी, मैंने ऑफिस में एक पर्सन को ये फॉर्मेट असाइन कर दिया है। क्या असाइन किया है कि तुम्हें अटेंडेंस रजिस्टर उठाना है। एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिस पर ये इन्फॉर्मेशन आती है। सी सर मुझे कोई इन्फॉर्म नहीं करता सर मैं लेट आऊंगा, मुझे कुछ नहीं बताना है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं हूँ और मेरे पूरा स्टाफ है, वो उस पर इंटीमेट करते हैं कि सर मैं 1 घंटा लेट आऊंगा। अगर उसने 10 बजे से पहले इंटीमेट किया, जो कि मैसेज के टाइम से पता लग जाता है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अटेंडेंस पॉलिसी है। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर देता हूँ, आप देख पाएंगे। यहाँ पर उस पर्सन को मैंने किसी भी एक को असाइन कर दिया, उसको अटेंडेंस रजिस्टर से और उस व्हाट्सएप ग्रुप से खोल के इस फॉर्मेट को भरना है। ये एक प्रोसेस मैंने डिजाइन की उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। उसने कैसे किया? उसने अराइवल टाइम डाला, डिपार्चर टाइम डाला, इंटीमेशन कितने बजे किया वो डाला, रीजन अगर वो लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये वो उसने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला होगा, वो यहाँ पे डाला। उसने लेट इंटीमेट क्यों किया वो डाला, और डिडक्शन कितना है, उसका अमाउंट कितना डिडक्ट होगा उसकी सैलरी में से, वो भी यहाँ डाल दिया। सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, उसको पता है कैसे डालना है, वो डाल देगा। मेरा काम हो गया। अब जब महीने के अंत में सैलरी बनेगी तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में क्या लिखा है कि एक डेली रिपोर्ट है जो बनकर के गूगल शीट में अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के बाद हर महीने की ये रिपोर्ट मुझे एक पर्सन को 15 मिनट आधा घंटे बैठना है, और जितने भी एक्सेप्शन रिपोर्ट हुए हैं, जितनी भी लेट कमिंग, अर्ली गोइंग, हाफ डे लीव रिपोर्ट हुई है, उन सबको टोटल करके और सैलरी कैलकुलेट करके और मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। और उसका व्हाट्सएप करने के बाद मैं सिर्फ एक थम्स अप मार्क करूंगा, और मेरा तीसरा एम्प्लॉई जो कि सीनियर मैनेजर है, हायर अथॉरिटी वाला है, उसको मैंने मेरे नेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड दिए हुए हैं, वो उसका आईडी पासवर्ड देख के उस अमाउंट के अकॉर्डिंग सैलरी ट्रांसफर कर देगा। सर मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। गूगल शीट है, एक्सेल शीट है, सब कुछ है, फॉर्मेट्स है, पॉलिसी है, सब अपने आप हो रहा है। सैलरी तक सबके अकाउंट में अपने आप जा रही है। जो लेट आ रहा है उसकी सैलरी कट रही है, जो रोज आ रहा है उसकी सैलरी बढ़ रही है, जो ओवर टाइम कर रहा है उसको बोनस भी मिल रहा है। सब कुछ अपने आप हो रहा है, मुझे कुछ नहीं देखना है, सब कुछ। ये कंट्रोल्स की मैंने बात की। अब मैं एक बार वापस से आता हूँ पॉलिसी पर। तीसरा है लिंक चेकलिस्ट।
सर ये एक बहुत ही शानदार मेथड है जो आप अपने एडमिन कामों के लिए नहीं, एडमिन कामों के लिए, यानी कि अटेंडेंस, लीव, लेट कमिंग, अर्ली गोइंग, कंप्यूटर खराब हो गया, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, इन सब के लिए आप बना सकते हैं। लेकिन जो आपके जीएसटी के काम है, इनकम टैक्स के काम है, आपके दिमाग में सवाल आएगा सर उनका क्या करें? जीएसटी के काम तो हमें ही देखने पड़ेंगे ना। बंदे ने गलत रिटर्न फाइल कर दी तो कौन जिम्मेदार है? सर कोई जिम्मेदार नहीं है, पॉलिसी जिम्मेदार है। देखते हैं कैसे बनाई है वो पॉलिसी। तो लिंक चेकलिस्ट, सर ये काम आएगी आपको, चेकलिस्ट आपको काम आने वाली है आपके टेक्निकल वर्क के लिए। मैं आपको चेकलिस्ट सैंपल के तौर पर दिखाता हूँ। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप में से काफी लोगों, बल्कि मुझे लगता है लगभग सभी को उसके बारे में बेसिक आइडिया होगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपके लिए लिया है। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में मेरे पास 3 चेकलिस्ट है, 3 पार्ट्स में चेकलिस्ट है, बिफोर चेकलिस्ट, ड्यूरिंग चेकलिस्ट और आफ्टर चेकलिस्ट। मैं इसको थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, 1 सेकेंड। स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी ये वाली? हाँ अभी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये चेकलिस्ट आप देख सकते हैं, बिफोर चेकलिस्ट, मैं थोड़ा एनलार्ज कर देता हूं, आप अच्छे से देख पाएंगे। एक है ड्यूरिंग चेकलिस्ट, एक है आफ्टर चेकलिस्ट। सर इसका सिस्टम क्या है कि अगर कोई नया बंदा है जो पहली बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको हमने सिखा दिया कैसे करना है। सर उसके लिए भी मेरे पास वीडियोस बने हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस है मेरे पास जो मैंने बनाए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करें, लेकिन उसको देख के भी लोग गलती कर देते हैं। उसके लिए चेकलिस्ट काम आती है। या फिर आप एक बंदे को बोल दीजिए कि आप इसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिखा दो, एक बार आपने उसको सिखा दिया, लेकिन ये निश्चित है कि एक बार सिखाने पे तो गलती होती है, कम से कम 5 बार सिखाना पड़ता है, तब जाकर एक एम्प्लॉई एक पर्टिकुलर चीज सीख पाता है ढंग से। अब हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सिखा दिया, लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा, गलतियां कर रहा है, कभी क्या डाल देता है, कभी क्या कर देता है, कभी नाम गलत डाल देता है, कभी एड्रेस आधार कार्ड की जगह कहीं और से ले लेता है, कभी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल मंगवाता है कि लेटेस्ट नहीं होता, कभी बिजली का बिल विजिबल नहीं होता, कभी रेंट एग्रीमेंट बनवाता ही नहीं है, कंसेंट लगा देता है और फिर वहां से क्वेरी आ जाती है। इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि हमें खुद देखना पड़ता है। अब क्या करें? सिंपल, एक बिफोर चेकलिस्ट बनाइए। अगर नया बंदा उसके लिए बहुत यूजफुल है और पुराना बंदा है तो सिर्फ आफ्टर चेकलिस्ट से काम जाएगा। तो नए बंदे को हमने दिया कि भैया तुम है ना ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करो, सबसे पहले बिफोर चेकलिस्ट को देख लो। क्या देखना है भाई? ये देखना है अगर वो प्रोपराइटर या फर्म है या पार्टनर या डायरेक्टर है तो उनके पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, क्लियर कॉपी। नंबर 2, सारे प्रोपराइटर, पार्टनर या डायरेक्टर्स के आधार कार्ड की क्लियर कॉपी होनी चाहिए। नंबर 3, सारे प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर्स के फोटो होने चाहिए, क्लियर कॉपी और क्रॉप्ड। कई बार ऐसा होता है कि फुल पेज में फोटो आती है, छोटा सा बीच में फोटो होता है, उसी को अपलोड कर देते हैं और बाद में क्लाइंट कहता है सर ये क्या फोटो बना दिया, दिख ही नहीं रहा, कुछ भी हो जाता है। सब कुछ ये रोकेगा। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेटेस्ट होना चाहिए। नंबर 5, फर्स्ट एड्रेस प्रूफ इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, ओन, रेंटेड या कंसेंट, तीनों ही केसेस में। सेकंड एड्रेस प्रूफ अगर रिक्वायर्ड है तो रेंट एग्रीमेंट या रेंट स्लिप या कंसेंट होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए। नंबर 7, नेम एंड एड्रेस एज पर इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सेकंड एड्रेस प्रूफ शुड बी सेम। ये बहुत ज्यादा आती है क्वेरीज कि सर फर्स्ट एड्रेस प्रूफ और सेकंड एड्रेस प्रूफ में एड्रेस ही सेम नहीं है, वो सेम होना चाहिए। कंपनी या फर्म है तो ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। सर ये 8 चीजें जब तक नहीं होना आपको हाथ ही नहीं लगाना है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ही नहीं करना है। सिंपल, हम स्टार्ट कर देते हैं, लास्ट में जाके पता लगता है, 2 दिन बाद क्लाइंट को बोलते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भेजा, तो भाई 2 दिन पहले ही बता देते। अब मुझे लाना पड़ेगा मकान मालिक से, मुझे टाइम लगेगा, आप मेरा टाइम खराब कर रहे हो। सर प्रॉब्लम खत्म, बंदे को दे दो कि भैया ये फर्स्ट वाली चेकलिस्ट पूरी हो जाए ना तब मेरे पास आ जाना। और जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको तो वैसे भी याद हो जाएगी कि ये चीजें देखनी है, वो गलती करे तो हमारे पास सिस्टम ये है किसी भी काम में आपने गलती की तो आपके टारगेट में से 10% लेस हो जाएगा अगर चेकलिस्ट पे गलती कर दी तो। मुझे नहीं देखना, आपको देखनी है चेकलिस्ट। अगर एम्प्लॉय ने 10 में से 9 चीजें कर दी, एक चीज छोड़ दी ना तो उसकी सैलरी कट जाएगी।
तो वो 10 बार देखेगा कि चेकलिस्ट में गलती तो नहीं होगी मेरे से। सेकंड, रिटर्न डिटेल्स, कुछ चीज़ें हमें रिटर्न में लेनी चाहिए क्लाइंट से, वो हम ले लेंगे। देन मैं इसको थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, हमें और भी चीज़ें देखनी है। ड्यूरिंग चेकलिस्ट कुछ चीज़ें हमें ड्यूरिंग द प्रोसेस ध्यान रखने की है, वो भी मैंने यहाँ लिख दी कि सर IMA टाइप में टैक्स पेयर भरना है, फर्म रजिस्टर्ड एड्रेस के अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट भी फर्म के रजिस्टर्ड एड्रेस के अकॉर्डिंग चेक करना है। आफ्टर चेकलिस्ट में ट्रेड नेम क्लाइंट ने जो बताया वो डाला है ना, ज्यूरिसडिक्शन ठीक डाला है ना, कंपोजिशन के लिए क्लाइंट से यस नो पूछा है ना, प्रोपराइटर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, पैन कार्ड मैच करते हुए लिखा है ना, ऑथोराइज सिग्नेटरी डायरेक्टर को बना दिया है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड दोनों कर दिए हैं ना, नेचर ऑफ बिजनेस सही डाला है ना। ये सब एक चेकलिस्ट मैंने बना दी। इसी तरह मैंने सभी चीज़ों की चेकलिस्ट बना दी है। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो क्या क्या चीज़ें करनी है, 3B के लिए क्या करना है, GSTR 1 के लिए क्या करना है, GSTR 9 के लिए क्या करना है, फाइनल रिटर्न GSTR 10 के लिए क्या करना है, सभी तरह की चीज़ें क्या कैसे करनी है, ये सब मैंने इसमें लिख दिया है। और गलती की तो सैलरी कटेगी, मेरा टेंशन नहीं है, आपका टेंशन है। लेट्स कम बैक टू आवर स्लाइड। लास्ट, लिंक पीपल। कंट्रोल करना है तो लोगों को लिंक करना है, कभी भी नहीं करना है। अगर आपने लोगों को लिंक कर दिया ना, आपने अपने एम्प्लॉय को प्रोसेस से लिंक कर दिया कि भैया अटेंडेंस मार्क हो रही है या नहीं, ये तुम्हें देखना है, तो भाई साहब बिल्कुल मानकर चलिए जिस दिन वो छुट्टी में गया ना, उस दिन अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। दूसरा, आपने एक पर्सन को असाइन कर दिया, भैया तुम्हें देखना है कि अटेंडेंस मार्क हो रही है या नहीं, लीव मार्क प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं, तो उसका जो मित्र है ना, उसकी तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, और मित्र नहीं है उसकी नहीं होगी। कुछ भी हो सकता है, इसलिए पर्सन को कभी भी लिंक ना करें। लिंक करना है तो पॉलिसी को करो, प्रोसेस को करो, चेकलिस्ट को करो, और हर चीज को सैलरी से लिंक कर दो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। और चीजों को पॉजिटिव वे में बनाइए, इंसेंटिव दीजिए, सैलरी मत काटिए। मैं सैलरी बहुत कम काटता हूँ, बोनस ज्यादा देता हूँ। अगर आपका टारगेट 70% अचीव हो गया तो 10% बोनस, 80% अचीव हो गया तो 20% बोनस। तो क्लाइंट तो एम्प्लॉय भाग भाग के काम करता है कि मुझे बोनस चाहिए, सैलरी तो मिल रही है, बोनस भी ले लूँ। तो बोनस के लिए काम करवाइए। आप देखिए एम्प्लॉय कितना खुश होकर काम करता है। सैलरी डिडक्शन पे काम करेंगे ना तो एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट होगा कि आपसे सैलरी कट गई। नहीं, सैलरी पूरी दीजिए, बोनस दीजिए, आप देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, क्या जबरदस्त इम्पैक्ट आएगा। आते हैं पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम। सर ये सारे काम करने के लिए है ना आपके पास टाइम होना चाहिए। पॉलिसी बनाना इतना आसान नहीं है, समय चाहिए। उसके लिए समय कहाँ से मिलेगा जब खुद मैनेज होंगे। हम ही मैनेज नहीं है। क्लाइंट को बोलते हैं सर 10 बजे ऑफिस आ जाना, मैं पहुंच रहा हूँ, और हम खुद 10:30 बजे पहुंचते हैं। तो जब हम ही मैनेज नहीं है तो दूसरा क्या मैनेज होगा। हम सोचते हैं कि कल तक ये काम कंप्लीट करेंगे और वो 3 दिन तक कंप्लीट नहीं होता। हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते हैं, चलो वो तो हमारे हाथ में नहीं है, मैं उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाते हैं, 1 घंटे का सोच के जाते हैं, 5 घंटे में आते हैं। हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसके चक्कर में हम पूरा पर्सनली मिसमैनेज्ड है। कैसे मैनेज करें, चलिए बात करते हैं। टू डू लिस्ट, व्हाट्सएप टू डू लिस्ट थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत जबरदस्त है। मेरी लाइफ को पिछले 7 साल में इसने चेंज कर दिया है। 7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ और बहुत अमेजिंग इफेक्ट है। सर आप ऐसा कीजिए, आप इनकम टैक्स जाएंगे, इनकम टैक्स से आपने गाड़ी पार्क की, आपके पास फोन आया क्लाइंट का, सर मेरा वो वाला काम आज ही करना है। अच्छा सर आज ही करना है, ठीक है सर आज हो जाएगा। आपने फोन रखा, आप इनकम टैक्स ऑफिस में दाखिल हुए, आपने 2 घंटे इनकम टैक्स ऑफिसर से माथापच्ची की और वापस ऑफिस आ गए। इस बीच उस माथापच्ची में आप सब भूल गए कि क्लाइंट का फोन आया था और वो काम करना था। शाम तक वो काम नहीं हुआ, अगले दिन सुबह है ना क्लाइंट ने भजन सुनाने चालू कर दिए। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा ज्यादा ही करेंगे, ठीक है सर नहीं हुआ काम कर देंगे, हाँ सर परेशान होते, या सुन लेंगे या फिर वो क्लाइंट चला जाएगा। इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम याद नहीं रख पाए छोटी सी चीज। सर याद क्यों रखना है, इस दिमाग पे इतना लोड क्यों डालते हो सर? सर इतना सब कुछ याद रखने को, इनकम टैक्स जीएसटी ये प्रोविजंस कम है जो ये भी याद रखें। क्लाइंट ने कॉल किया तो उसका ही काम करना है, सिंपल। क्लाइंट ने कॉल किया, एक व्हाट्सएप पे टू डू लिस्ट नाम का मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ मैं हूँ, नो वन एल्स। मैंने उस ग्रुप में डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल सन एंटरप्राइजेस ने मुझे कॉल किया, सन एंटरप्राइजेस वर्क टुडे डाल के मैंने व्हाट्सएप बंद कर दिया। मैं ऑफिस में चला गया, मेरा सारा काम किया, मेरा शेड्यूल फिक्स है। शाम को ठीक 5:30 बजे मैं व्हाट्सएप चेक करता हूँ, टू डू लिस्ट।
सर हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा बार क्या चलाते हैं? व्हाट्सएप, फोन। तो फोन में टू डू लिस्ट क्यों ना बना ली जाए? ये डायरी या पेन काम नहीं करते हैं, अब तो व्हाट्सएप काम करता है। और व्हाट्सएप पे भी टू डू लिस्ट नाम का जो ग्रुप है ना, उसको आप पिन कर लीजिए। एक पिन की फैसिलिटी है जिससे ये टू डू लिस्ट हमेशा ऊपर ही ऊपर दिखाई देगी। आप कभी भी खोलेंगे टू डू लिस्ट के आइटम सबसे पहले दिखेगा और आपको याद है, अरे यार ये काम करना था, भूल गए। आप दिन में 50 बार व्हाट्सएप चेक करें तो आदत डालिए टू डू लिस्ट 50 बार चेक होनी चाहिए। आप देखिए, आप जिंदगी में काम नहीं भूलेंगे। क्लाइंट मुझे बोलता है कि सर मुझे ये काम करवाना है, सर हो जाएगा, सर याद दिलाऊं? सर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया, दर्ज हो गया सब कुछ। 1 सेकंड लगती है, व्हाट्सएप पे टू लिस्ट में डाल देते हैं, काम 100% होता है। इवन 6-6 महीने पुराने काम भी होते हैं ना। और मुझे लगता है कि मेरी लास्ट प्रायोरिटी है। आज मेरे से बात करते करते मेरे सेशन में आपको एक ख्याल आया कि मुझे उस क्लाइंट को ये काम करवाना था। एक क्लाइंट है जिसको मुझे पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है, वही चाहता है कि मुझे भी पॉलिसीज वाला सिस्टम बने। नितेश जी रेफर करेंगे ये क्लाइंट। सोचिए मत, उठाइए फोन और व्हाट्सएप टू डू लिस्ट पर डालिए, और 6 महीने बाद भी याद आएगा ना। 6 महीने बाद भी टू डू लिस्ट को पुराना चेक करेंगे ना तो याद आ जाएगा आपको। बात करते करते याद है, यार एक क्लाइंट की इनकम टैक्स रिटर्न बाकी थी, मैंने फाइल नहीं की, टू डू लिस्ट में डाल दीजिए। भूलेंगे नहीं, आज नहीं तो कल तो देखेंगे ही, याद आएगा और भर देंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। और क्लाइंट याद दिलाएगा तब याद आएगी। थोड़ा सा आदत बदलने की जरूरत है। लॉग बुक बहुत जबरदस्त चीज है। हम में से बहुत लोगों को लगता है सर हमारे पास टाइम नहीं है। सर मैं एक सेल्फ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, आप खुद कहेंगे सर हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम न जाने क्या करते रहते हैं पूरे दिन कि हमारा समय कितना वेस्ट हो जाता है। सर उसका एक मेथड है, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। एक लॉग बुक कॉन्सेप्ट है। सर थोड़ा सा आई थिंक सेशन 10 मिनट और चलेगा, आप प्लीज मेरे साथ बियर कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। पिछला सेशन में थोड़ा लेट चालू हुआ था, तो 10 मिनट प्लीज कंटिन्यू करिए। एक लॉग बुक है, आप एक ये लॉग बुक का प्रिंट निकाल के 7 प्रिंट निकालिए, 7 कॉपीज, या रोज एक कॉपी निकालिए और अपनी टेबल पे रख लीजिए। और रोज हर आधे घंटे में लिखिए कि आज आपने इस आधे घंटे में क्या किया। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि शाम को जब आप देखेंगे ना टू डू लिस्ट को, या वीकेंड में देखेंगे, 20% से ज्यादा आपको कोई काम ही नहीं मिलेगा कि मैंने 80% टाइम तो वेस्ट कर दिया। सर लॉग बुक मेंटेन करो, सिर्फ 7 दिन, रोज नहीं करनी है, 7 दिन करके देखिए, पूरी लाइफ का सब कुछ चेंज हो जाएगा, आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका 80% टाइम तो फालतू के फोन कॉल उठाने में चला जाता है। आप देखिए, आप इवेल्युएट करिएगा कि कितने टाइम किस किस स्लॉट में आपने प्रोडक्टिव काम किया। काम तो किया है, ऐसा नहीं काम नहीं किया, लेकिन प्रोडक्टिव, रेवेन्यू अर्निंग, पैसा आया जिससे। कोई काम नहीं किया सर, 20% से ज्यादा नहीं निकलता। मैंने बहुत लोगों का एनालिसिस करवाया। हम ये पहला एनालिसिस करते हैं जब भी हम किसी क्लाइंट का ये काम करते हैं कि सर आप अपने खुद का पहले मैनेजमेंट कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप मैनेज हो जाएगी। और उसके लिए लॉग बुक एक्सीलेंट आइडिया है, सिर्फ 7 दिन मेंटेन कर लीजिए। 8वें दिन आप कहेंगे सर पूरी जिंदगी में न जाने क्या क्या किया, लेकिन ये नहीं पता लगा कि टाइम जा कर रहा है। सर टाइम यहाँ जा रहा है, ये लॉग बुक बताएगी आपको। सर नेक्स्ट चीज है वीकली शेड्यूलर। सर हमारी आदत है कि हम में से कुछ लोग टू डू लिस्ट बनाते होंगे कि कल हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है। सर उसको थोड़ा एक्सपैंड कीजिए, टू डू लिस्ट की जगह वीकली शेड्यूलर बनाइए। आपका पूरे वीक का हर आधा घंटा फिक्स होना चाहिए। मैं आपको मेरी एक वीकली शेड्यूलर दिखाता हूँ। सर ये मेरा एक वीकली शेड्यूलर है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये सेमिनार की मैंने प्रिपरेशन की है, सब कुछ मेरा यहाँ पे फिक्स है। ये इसकी शेयर नहीं हुई शायद, इसकी शेयर नहीं हुई अभी इसकी। शीट शेयर नहीं हो रही है। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ अब दिख रही है। हाँ हाँ। तो सर ये वीकली शेड्यूलर है। आई थिंक लॉग बुक तो दिख रही थी या नहीं दिख रही थी? लॉग बुक भी नहीं दिख रही थी। सर ये लॉग बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉग बुक है, सिंपल। टाइम 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30। इसका प्रिंट निकालिएगा अपनी टेबल पे और हर आधे घंटे में लिखिएगा। आप सोचें कि शाम को बैठ के एक साथ लिखेंगे, सर कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, आधी चीजें याद आएगी और आधी भूल जाएंगे। हर आधे घंटे या 1 घंटे में लिख लीजिए या 1.5 घंटे में लिख लीजिए, लेकिन लिखिए इमीडिएट। और दूसरा है वीकली शेड्यूलर। यहाँ पर पूरे वीक की प्लानिंग सैटरडे शाम को या संडे को बैठ के कीजिए कि इस वीक में कब क्या करना है। सर कोई क्लाइंट आपका टाइम खराब करने नहीं आ पाएगा क्योंकि आपका शेड्यूल फिक्स है। पूरे 7 दिन कितने बजे क्या करना है ये आज फिक्स कर लीजिए।
आपका कोई क्लाइंट टाइम खराब करने नहीं आ सकता। हमारे साथ ये होता है कि हम बैठे हैं कुछ काम करने और इतने में एक क्लाइंट आ जाता है, 1 घंटा खा के चला जाता है। सर नुकसान किसका हुआ? हमारा। और हम उसी की फिक्र नहीं कर रहे हैं। सर पूरा शेड्यूल फिक्स कीजिए और एक बार करके देखिए, मजा आ जाएगा। कुछ क्वेरीज आपकी होंगी कि सर इनकम टैक्स में 1 घंटे की जगह 5 घंटे लग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। सर मैं आपको सबके आंसर दूंगा लास्ट में। जिनकी क्वेरीज है वो लास्ट में रुकेंगे और मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आपको सबके आंसर दूंगा। लेकिन इस पे वर्क कीजिए। सर नेक्स्ट, क्लाइंट फॉलोअप कॉल्स। ये सर बहुत बड़ा पिन पॉइंट है। सारे दिन क्लाइंट हमें फोन करते रहते हैं, सर मेरा काम हुआ क्या, सर ये हुआ क्या, सर इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, सर मेरे काम नहीं हुआ। सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत शानदार सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। सर आप में से किसी को फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर नंबर याद है? एक तो रिप्लाई मुझे चैट बॉक्स में मिल जाए तो मैं प्रोसीड करता हूँ। फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर नंबर, आप में से काफी लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे शॉपिंग करते होंगे, तो आप में से किसी को, यस, फ्लिपकार्ट का कोई कस्टमर केयर ही नहीं है। तो आप सोचिए वो इतना बड़ा नेटवर्क मेंटेन कर रहा है, हजारों लाखों लोगों को सामान डिलीवर कर रहा है टाइम पे, कोई कॉल ही नहीं करता है उसको, कोई फॉलोअप ही नहीं लेता है, भाई मेरे गुड्स का क्या हुआ, क्यों? भाई वो पहले ही फॉलोअप खुद दे रहा है। जैसे ही आपका गुड्स आपने ऑर्डर किया, आपके पास मैसेज आएगा, योर ऑर्डर इज रिसीव्ड, you will get your goods within 5 days, say 1st of July। फिर अगले दिन मैसेज आता है, your goods are picked, your goods are shipped and you will receive delivery soon before 1st July। अगले दिन फिर मैसेज आता है, your goods are arrived and ready for dispatch। then अगले दिन फिर मैसेज आता है, your goods have out for delivery and please contact on this number in case you want to reach to that person। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को कॉल करने की। सर क्यों ना एक सिंपल सिस्टम है कि आप एक एसएमएस पैक लीजिए। सर 30 पैसे का एक एसएमएस पड़ता है, और अपने ऑफिस में एक सिस्टम बनाइए, ऑटोमेटिक सिस्टम। इसके लिए आप सॉफ्टवेयर भी परचेज कर सकते हैं। अभी तक हम इस सिस्टम को मैनुअल चला रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क का इतना फ्लो नहीं है कि फ्लिपकार्ट के पास तो एक दिन में लाखों ऑर्डर आते हैं, उसको तो सिस्टम बनाना पड़ता है। सर हमें सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन आप अपने एम्प्लॉय को डेलीगेट कीजिए कि जैसे ये काम हो, जैसे ही काम आए आप उसको मैसेज डालिए क्लाइंट को, सर आपका काम रिसीव हो चुका है, 7 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। फिर 3 दिन बाद, सर आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो चुका है, अगले 4 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूवल मिल जाएगा। इस तरह से आप सिस्टम बनाइए। आप देखिए आपको फॉलोअप कॉल्स आने ही बंद हो जाएंगे, बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और कॉस्ट कुछ भी नहीं है सर, 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन के लेते हैं तो 30 पैसे या 3 बार मैसेज भी करेंगे तो सर 1 रुपये तो खर्च कर सकते हैं। और एम्प्लॉइज को सर 1 मिनट लगेगा, एसएमएस चैनल पे जाना है और वो लॉगिन हमेशा करके रखेगा, डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और एसएमएस कर देना है। और उसके फॉर्मेट भी हमने डिजाइन किए हुए हैं, फिक्स फॉर्मेट में वो एसएमएस करता है। सर नेक्स्ट, टेक्निकल हेल्प कॉल्स। सर ये बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन मैं आपको इसका देने वाला हूँ। आपके पास बहुत कॉल्स आते हैं, क्लाइंट कॉल करता है, सर मैंने एक लैंड परचेज की थी, उसको ऐसे 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 भेज दिया, उसका ऐसे कर दिया, उसका वैसे कर दिया, सर क्या करूँ? भैया कुछ मत करो सर। ऐसे फिर हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, सर ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और हो सकता है हम फोन ही नहीं उठाते हैं, क्लाइंट डिससेटिस्फाई हो जाता है, परेशान होता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स होती है। लेकिन इन कॉल से हम बहुत परेशान हैं कि सारे दिन क्लाइंट्स क्वेरी पूछते रहते हैं, वो भी फोकट की, पैसे तो देते ही नहीं है। फ्री की सलाह के जयपुर में पैसे होते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है सर। बहुत सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। सर आप क्या कीजिए कि आपके जितनी भी फॉलोअप टेक्निकल हेल्प कॉल्स आती है, आप किसी का भी इमीडिएट रिप्लाई मत दीजिए। आप उसे बोलिए, ठीक है सर आपकी क्वेरी मैंने सुन ली है, मैं आपको 5 मिनट में रिवर्ट करता हूँ। सर मैं थोड़ा सा ना कुछ कर रहा हूँ, मैं फ्री होके थोड़ा सा आपको कॉल करता हूँ, क्योंकि सर डिटेल में डिस्कशन चाहिए, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। क्लाइंट सोचेगा नहीं यार सीएस बड़े अच्छे हैं, मुझे ठीक से टाइम दे के समझाना चाहते हैं। ये स्टेप 1 है, आप सुनते जाइए। स्टेप 2, अब आप क्या कीजिए, उसका जो भी क्वेरी है ना, उसको पूरा, उसका जो आंसर है उसको लिख लीजिए, एक वर्ड फाइल में लिख लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया और लिख करके उस वर्ड फाइल का आंसर है ना, उसको कॉपी पेस्ट करके उसे मेल पे भेजिए। अगर वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज क्लाइंट है तो व्हाट्सएप पे भेजिए, लेकिन रिटर्न में भेजिए। स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 3, अब आप उस क्लाइंट को कॉल भी कर दीजिए, क्योंकि आपने बोला था ना सर मैं कॉल बैक करता हूँ, क्योंकि आप उसको कहेंगे ना सर मैं रिटर्न में भेजता हूँ, वो कहेगा सर क्या छोटी छोटी चीजें रिटर्न में भेज रहे हो, सर बता दो ना हाँ या नहीं, मैं ले लूँ या नहीं लूँ।
मैं कैश ले लूँ या नहीं लूँ, मैं चेक ले लूँ या नहीं लूँ? नहीं सर, मैं आपको 2 मिनट में ही बताता हूँ, कॉल पे बताऊँगा। आपने एसएमएस सॉरी आपने मैसेज व्हाट्सएप या मेल भेज दिया, अब आप कॉल कीजिए। सर मैंने रिप्लाई आपको एक बार मैसेज किया है, आप पढ़ लीजिए, तो सर थोड़ा डिटेल में चीज़ें हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। वो कहेगा ठीक है, वो कहे नहीं सर आप एक बार फ़ोन पे एक्सप्लेन कर दो। शुरू-शुरू में आप कर सकते हैं, फ़ोन पे भी एक्सप्लेन कर दो, डबल। अब इससे 3 इफ़ेक्ट होंगे। नंबर 1, क्लाइंट एक बार में पूरी करी बताएगा, क्योंकि उसको पता है सीए साहब एक बार में तो आंसर देंगे ही नहीं, सीए साहब तुरंत तो आंसर देंगे नहीं। वो कहेगा सर मेरी ये 4 बातें सुन लो और सोच के बता देना। तो आपका टाइम बच गया, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, एक चीज़ का आंसर तो दूसरा पूछ लेगा, दूसरे का आंसर तो तीसरा पूछ लेगा, तीसरे का आंसर तो चौथा पूछ लेगा। सर मैं ऐसे कर लूँ तो क्या, वैसे कर लूँ तो क्या, ऐसा कर लूँ तो क्या, वैसा कर लूँ तो क्या? भाई क्या चाहते हो, रेडी रेकनर हूँ क्या? रिटर्न में ओरली पूछिए, रिटर्न में आंसर दीजिए। दूसरा इफेक्ट, वो सोचेगा सीए साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब रिटर्न में आंसर दे रहे हैं यार, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ होना तो अपन ही सॉल्व कर लेंगे, या अपन सीए साहब से फिर कभी पूछ लेंगे, तो आपकी क्लाइंट क्वेरीज भी कम हो जाएगी। तीसरा इफेक्ट कि सर सीए साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अब अगले दिन आप क्या कीजिए, जब वो बार बार क्वेरी पूछे ना और बार बार आप रिप्लाई कर रहे हो रिटर्न में, तब उससे एक दिन फीस का बिल जनरेट कर दीजिए 1100 रुपए का। सर कंसल्टेंसी चार्जेस फॉर द ओपिनियन। वो कहेगा सर ये क्या? सर मैंने इस तारीख को इस तारीख को इस तारीख को इस तारीख को आपको ये ओपिनियन दिए थे। सर ये जो 5वां ओपिनियन है ना सर, आप समझिए हमारा भी टाइम लगता है। वो भी सोचेगा यार सीए साहब को अब तो फीस दे ही देते हैं। सर आपके पास फ्री की क्वेरी आनी बंद हो जाएगी, क्लाइंट फीस देना स्टार्ट कर देगा। और सर इस सबका सबसे गजब का इफेक्ट, आपके आंसर्स बहुत प्रॉपर होंगे, क्योंकि सर हम ओरली तो कुछ भी बोल देते हैं, हाँ सर ले लो कैश ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लिख के देंगे ना तो सर हम 3 किताबें पढ़ के देंगे, हम सारे सेक्शन 3 बार पढ़ के देंगे आंसर, क्योंकि रिटर्न में जा रहा है। सर हमारी नॉलेज बढ़ेगी, क्लाइंट की क्वालिटी सर्विस बढ़ेगी, क्लाइंट को क्वालिटी ओपिनियन देंगे। और सर एक और फायदा कि सर आपके पास एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा। आप सोच रहे हैं कि सर कितनी बार ये काम करेंगे? सर 100 बार करना है, 101वीं बार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आपने 100 बार ये तैयार किया, आपका एक गजब का डेटाबेस तैयार हो गया। क्योंकि सर सारी क्वेरी सेम होती है, 100 से ज्यादा क्वेरी होती नहीं है क्लाइंटों की, कुछ एक क्लाइंट्स की होती है, होने दो, लेकिन सर मेनली 100 क्वेरीज आपने करी, आपके सारे आंसर प्रिपेयर्ड है। आप अपने एक एम्प्लॉय को बिठा दीजिए, भैया कॉल भी तू अटेंड कर, क्वेरी तू लिख, मेरे पास दिखाने लिया ना लास्ट में, और आंसर डेटाबेस में मिल जाए तो क्या कहने, आंसर भेज देना, आपका इन्वॉल्वमेंट खत्म। क्योंकि उसको पता है सीए साहब फोन उठाएंगे ना तो क्वेरी लिखेंगे, दूसरा उठा रहा है वो भी लिखेगा, बात तो वही है, क्वेरी का आंसर रिटर्न में ही आना है। सर अल्टीमेटली ये टेक्निकल हेल्प वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरी तरह से आपके एम्प्लॉय को डेलीगेट हो जाएगा। आपके पास कॉल आने बंद हो जाएंगे, आपके पास कॉल आएंगे लाख रुपए की क्वेरी के, सर इस क्वेरी का आंसर दीजिए, 1 लाख रुपए का ओपिनियन है, वो आएगा। आपके पास ये छोटे मोटे फालतू क्वेरीज आने ही बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट, एम्प्लॉय टेक्निकल हेल्प कॉल्स। इसका भी एक छोटा सा सॉल्यूशन, बहुत सिंपल। सर मेरे ऑफिस में रिपोर्टिंग लेयर्स है, अगर मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अगर 2 मिनट के अंदर अंदर अगर किसी भी एम्प्लॉय को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो 2 मिनट में अगर सॉल्व नहीं हुई तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सर मुझे कॉल कीजिए, वो बंदा मुझे कॉल करेगा इन दैट केस ओनली। नंबर 2, अगर आप 1 घंटा रुक सकते हैं तो प्लीज एसएमएस कीजिए, क्योंकि मैं 1 घंटे में एसएमएस चेक कर लूंगा। अगर आप 3 से 4 घंटे रुक सकते हैं, मतलब हाफ डे तक रुक सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन पाना है आपको मुझसे, तो सर तो मैंने उनको आदेश दिया हुआ है, क्लियर इंस्ट्रक्शन, कि आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप पर कीजिए। नंबर 4, अगर आपको लगता है कि पूरे दिन भी रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्जेंट काम नहीं है, तो एक टास्क मैनेजर हमने बनाया हुआ है, आप उसमें रिपोर्ट कीजिए, पूरा काम ऑटोमेटिक है। मेरे पास सर कॉल ही नहीं आते ऑफिस से, जबकि पहले इतने कॉल आते थे, सर ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ व्हाट्सएप तक ही सीमित है, ज्यादा से ज्यादा एसएमएस आ जाता है कि सर ये अर्जेंट काम है, कॉल तो कभी आते नहीं है, रेयरेस्ट टू रेयर। मेरे एम्प्लॉइज के कॉल्स आने बंद हो चुके हैं पूरी तरह से। और उसके अलावा मैंने एक एरर डेटाबेस भी बना दिया है कि कितनी एरर एम्प्लॉइज कर सकते हैं ना, वो सब मैंने उसमें लिख दी है कि तुम ये करोगे, ये सॉल्यूशन है। तो जैसे ही वो मुझे कॉल करेगा, पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, एरर डेटाबेस चेक कर लिया? बोले हाँ सर चेक कर लिया, सॉल्यूशन नहीं मिला, ठीक है मैं बताता हूँ। और अगर वो एरर डेटाबेस में मिल गया तो फिर उसको उसके मार्क्स उसके टारगेट में डिडक्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट, नाउ अब करना कैसे है? सर सिंपल है। आप कहेंगे सर इतना सब कुछ आपने तो बना डाला, हम कैसे करें? सर सिंपल है,
शुरुआत जीरो से होती है। शुरुआत कहते हैं यू कांट ईट एन एलिफेंट, आप एक हाथी को नहीं खा सकते, बट यू कैन कट इट इनटू पीसेस एंड देन ईट इट। आप उसके 1000 टुकड़े कर लीजिए, उसको खाना स्टार्ट कर दीजिए, आप खा सकते हैं। तो सब छोटी सी एक पॉलिसी बनाइए, मैं कहता हूँ लीन पॉलिसी बनाइए। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी पॉलिसी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आपका ऑफिस अलग है, आपके सिस्टम अलग है, आपके एम्प्लॉइज अलग है। आपकी पॉलिसी आप बनाइए, आपके दिमाग से बनेगी या आपको अपने दिमाग से किसी की हेल्प लेके बनानी पड़ेगी, बट बनानी आपको है, आपको ही अपने दिमाग से अपने हिसाब से बनानी है। सबसे छोटी चीज उठाइए, अटेंडेंस एंड लीव, उसकी पॉलिसी लिखिए, उसके कंट्रोल बनाइए, चेकलिस्ट बनाइए, रिपोर्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए। एक प्रॉब्लम को खत्म कीजिए, उसको किसी को असाइन कीजिए, भैया इस रिपोर्ट को रोज बना दिया करो, और फिर उसको मॉनिटर कीजिए। कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है, प्रॉब्लम आई कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आई कि यार ये पॉलिसी से कैटर नहीं हो रही, पॉलिसी को अपडेट कर दो, पॉलिसी को बंद मत करो, पॉलिसी को अपडेट करो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूल्स एंड टेक्निक, ये बिल्कुल लास्ट है, 2 मिनट में मैं इसे खत्म कर दूंगा। गूगल शीट, मैं आपको एक बार एक गूगल शीट का एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। सर ये मेरी एक गूगल शीट है, आई होप आप सब लोग देख पा रहे हैं। जैसे ही किसी पर्सन का कोई काम आता है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है। एक पर्सन को मैंने ये टास्क असाइन किया हुआ है कि सर आप यहाँ पे काम डालिए, जैसे कि श्याम मंगल जी का ये काम आया, फॉर एग्जाम्पल ये काम आया इवोप्राई प्राइवेट लिमिटेड का, एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो काम जुड़ गया है। उसके बाद में उस पर कैसे करना है वो मैंने यहाँ लिखा, उसकी ड्यू डेट, कब तक वो काम करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कलर है, कलर का मतलब है प्रायोरिटी, अगर डार्क रेड है तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लाइट रेड है तो सेकंड प्रायोरिटी है। उसके बाद में ये सबके टारगेट्स हैं। सीईओ ये मैं हूँ, सीनियर मैनेजर, इसका टारगेट है 2 लाख रुपीज, इसका टारगेट है 1,20,000 पर मंथ, इसका टारगेट है 1,20,000 पर मंथ, इसका टारगेट है 60,000। इसको कितना काम कितने रुपए में करना है, ये सब असाइन करने की एक फिक्स पॉलिसी, एक सिस्टम है, और ये सब कुछ यहाँ पर डिजाइंड है। उसके बाद में ये काम, इसका स्टेटस क्या है, ये काम किसके पास पेंडिंग है, उसका यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। स्टेटस क्या है, मेरा हर काम मेकर चेकर कॉन्सेप्ट से होता है। एक बैंक में कभी गलती नहीं होती क्योंकि बैंक में मेकर चेकर होता है। मेरे ऑफिस में मेकर चेकर है, किसी काम में गलती नहीं होती, इसलिए क्वालिटी ऑफ सर्विस फुल्ली मेंटेन्ड है, क्योंकि हर काम पहले मेकर करता है फिर चेकर करता है। चेकर उसको चेक करता है चेकलिस्ट से, जो आफ्टर वाली चेकलिस्ट है उससे वो चेक करता है, उसके बाद वो काम कंप्लीट होता है। फिर टैली के अंदर उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है, उसकी ड्यू की एंट्री की जाती है, और उसके बाद हर महीने की एक प्रोसेस है बिलिंग प्रोसेस, और उस बिलिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हर क्वार्टर और हर महीने जो भी सिस्टम है उस क्लाइंट को बिलिंग की जाती है, उसको बिल भेज दिया जाता है, और उस क्लाइंट से हर 7 दिन में फॉलो अप किया जाता है। सर इस बिल का पेमेंट सब कुछ अपने आप है, मुझे कुछ नहीं करना है, पैसे भी अपने आप आएंगे, काम भी अपने आप होएगा। सर पीपीटी और मटेरियल शेयर करने के लिए मैं आपसे एक फीडबैक फॉर्म शेयर करूंगा, आप उसको भर दीजिएगा तो सबको पीपीटी मिल जाएगी। सर आई एम वेरी क्लियर, मुझे फीडबैक फॉर्म मिलेगा तो मैं पीपीटी सेंड करूंगा, सो प्लीज डू दैट, क्योंकि मुझे मेरा फीडबैक बहुत प्यारा है। व्हाट्सएप, मैंने आपको व्हाट्सएप का यूज बता दिया है, सिर्फ 2 मिनट और लूंगा। पर्सनल मैनेजमेंट टूल, टू डू लिस्ट, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। सर आप व्हाट्सएप लैंडलाइन नंबर पे चालू कर सकते हैं, मैंने मेरे लैंडलाइन नंबर पे व्हाट्सएप चालू किया है, और किसी क्लाइंट को मुझे ये नहीं बोलना होता सर डॉक्यूमेंट उस नंबर पे भेजिए, इस नंबर पे भेजिए, सर इसी नंबर पे भेजिए, लैंडलाइन नंबर पे भेजिए। सर लैंडलाइन पे व्हाट्सएप चालू हो सकता है, आप करके देखिए। व्हाट्सएप बिजनेस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सर रिपोर्टिंग लेयर के बारे में बता चुका हूँ। सर सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग टूल्स आप यूज कर सकते हैं, कंप्यूटेक्स में भी बहुत सारे रिपोर्टिंग टूल्स हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि सारी रिटर्न फाइल हो गई या नहीं हो गई। टैली में एक रिपोर्टिंग टूल है बिल्स का, आप बिल्स जो है वो ऑल्ट एम दबा करके मेल कर सकते हैं, बल्क ईमेल भी है, सारे पेंडिंग क्लाइंट्स को एक बटन दबाते ही बिल ईमेल हो जाएगा। मेरे ऑफिस में सिंगल क्लिक से बिल ईमेल हो जाता है हर महीने, मुझे कुछ नहीं करना। कुछ ईमेल टूल्स है जो हम यूज करते हैं, और डेलीगेटेड एक्सेस, मेरे ऑफिस की ईमेल आईडी का पासवर्ड मेरे अलावा किसी को नहीं पता, नॉट एट ऑल, क्योंकि वहां एक डेलीगेटेड एक्सेस का ऑप्शन आता है। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कैसे होता है, डेलीगेटेड एक्सेस दीजिए, आपके ऑफिस की ईमेल आईडी सेफ एंड सिक्योर है। सबसे अच्छी बात, आपकी मेल आईडी से किस किसने कौन कौन सी कब कब मेल सेंड की, उसमें नाम आता है कि क्लाइंट के पास लिखा हुआ जाएगा मेल रिसीव फ्रॉम G&K एंड कंपनी, ब्रैकेट में सेंट बाय मिस्टर पवन, सेंट बाय मिस्टर राजेंद्र,
इस तरह से ये डेलीगेटेड एक्सेस का कमाल है। फाइनली सर, 94% ऑफ प्रॉब्लम्स इन बिजनेस आर सिस्टम ड्रिवन। हमें सिस्टम बनाना है, सिस्टम। ओनली 6% आर पीपल ड्रिवन। ये बहुत परफेक्ट फैक्ट है अकॉर्डिंग टू दिस ऑल सिनेरियो जो मैंने आपसे शेयर किया, और ये मेरा एक्सपीरियंस मेरी फर्म में प्लस जो मेरे 3 क्लाइंट्स में मैंने इंप्लीमेंट किया उस एक्सपीरियंस के आधार पर है। एंड आई एम श्योर आप लोग भी अगर अपने ऑफिस में कोशिश करें तो ये इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और चूंकि मेरी भी एक सीए फर्म है, इनकम टैक्स, जीएसटी सारे काम मैं करता हूँ और ये सभी तरह से इंप्लीमेंट हुआ है। आई एम श्योर कि आपके ऑफिस में कर सकता हूँ, 100% हो सकता है। अब आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो प्लीज मुझे बताइए। मेरे मोबाइल नंबर और मेल आईडी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकता हूँ। और मैं एक फीडबैक फॉर्म का लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, प्लीज आप एक फीडबैक फॉर्म भर दीजिए। तो जिसकी मेल आईडी उस फीडबैक फॉर्म में मेरे पास आ जाएगी, मैं उन्हें पूरा मटेरियल मेल कर दूंगा। ठीक है, फीडबैक फॉर्म का लिंक मैं 1 मिनट में शेयर कर रहा हूँ। और मैं वीएसएस के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब या फेसबुक पर जहां भी ये लाइव या जैसा भी आ रहा है, आप प्लीज ये लिंक वहां शेयर कर दीजिए ताकि वहां भी किसी को पीपीटी या मटेरियल चाहिए तो वो मुझसे ले सके। मैंने लिंक अभी अभी चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप इस लिंक को कॉपी कीजिए, अपने ब्राउजर में पेस्ट कीजिए और वहां पर आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नाम और कुछ फीडबैक जो मैं आपसे मांग रहा हूं वो देना है। मैं आपको उस ईमेल आईडी पर पूरा प्रेजेंटेशन और सारी चीजें, लॉग बुक, कुछ चेकलिस्ट, सैंपल लॉग बुक्स, आप सबको मेल कर दूंगा। प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म। आपसे सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि फीडबैक इज द ओनली थिंग जो मुझे अगली बार कुछ और बेहतर करने को प्रेरित करेगी। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। आप कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं आई विल बी आंसर हैप्पीली। थैंक यू नितेश जी फॉर सच ए नाइस डेलीब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस। नितेश जी ने काफ़ी अच्छे से ढंग से हमको बताया कैसे हमको ऑफिस लाइफ में और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस करना है और ऑफिस को हम सस्टेनेबल ढंग से कैसे रन कर सकते हैं। अगर किसी पार्टिसिपेट का कोई क्वेरी है तो वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है या फिर वो रेज हैंड कर सकता है, इसको अनम्यूट कर दिया जाएगा। थैंक यू। नितेश चैट बॉक्स में क्वेरी है उनका देख लीजिए आप। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सर, इसके लिए मेरा व्यू ऐसा है कि मैं पिछले कई सालों से मैनेजमेंट कर रहा हूँ मेरे ऑफिस का, तो पूरा मैंने गूगल शीट पर और इन सभी पर किया है। लेकिन मैं खुद एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट होने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ऑटोमेशन से बहुत सारे हर्डल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन मुझे आज तक मैंने इतने सॉफ्टवेयर के डेमो लिए, शायद 10 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर के मैं डेमो ले चुका हूँ। ठीक है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम लेंगे, शायद मैं उसका डेमो ले चुका हूँ, या CCH का मैं ले चुका हूँ। CCH इज वन ऑफ द बेस्ट जो अब तक मैंने देखा, लेकिन सबसे महंगा भी है वो। ठीक है, लेकिन CCH या कोई सा भी हो, वो हमारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह कैटर नहीं कर पाता। दो में से एक प्रॉब्लम हमें आती है, या तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कि हमारी प्रॉब्लम तो है छोटी सी और सॉल्यूशन है इतना बड़ा, तो सर हम क्या उस कॉम्प्लेक्सिटी में फंस जाएंगे। दूसरा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने बिल्कुल CA डैशबोर्ड इज नंबर 2 विच आई फेल्ट इज अमेजिंग, उसका भी मैंने डेमो लिया, बट उसमें भी क्या है, कुछ चीज़ें मिसिंग है। बहुत सिंपल है CA डैशबोर्ड और बहुत सही भी है प्राइस उसका, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें है ही नहीं जो मैं चाहता हूँ। अब या तो मैं उसको कस्टमाइज करवाऊँ तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फाइनली अभी तक मैं किसी पर भी शिफ्ट नहीं हो पाया। मैं सजेशन ये दूंगा, अगर आपकी एक मीडियोकर या स्मॉल फर्म है, आप CA डैशबोर्ड ट्राई कर सकते हैं। बट सर मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, पॉलिसी मेकिंग इज द की। आप CA डैशबोर्ड कुछ भी ले लीजिए, लेकिन पॉलिसी नहीं बनाएंगे ना, तब तक वो भी वर्क नहीं करेगा। हाँ, आप सॉफ्टवेयर लेने के बाद बना लीजिए पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी बनाइए। और पर्सनल मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
CA डैशबोर्ड इज गुड वन, CCS इज ऑल्सो गुड वन, बट बहुत सारी चीजें उनमें अनकवर्ड है, इसलिए मैं खुद इतने सालों में भी इन सॉफ्टवेयर में शिफ्ट नहीं हुआ। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद क्लाइंट नेम। मैं आपको एक छोटी सी चीज के साथ शेयर करता हूँ। वेब एज आई थिंक मैंने इसका डेमो नहीं लिया है बिकॉज बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में। सर मैं आपको एक अमेजिंग चीज दिखाता हूँ मेरे शीट की। मैं यहाँ पर, आपको आई थिंक मेरी शीट दिख रही होगी। हाँ हाँ दिख रही है। मैं यहाँ पे क्लाइंट नेम से सर्च करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अश्वा प्रो क्लाइंट का देखना है कि मेरी इस क्लाइंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये मैंने अश्वा प्रो सेलेक्ट किया, ओके किया। अब आप देख सकते हैं अश्वा प्रो, एक सेकंड आई थिंक कुछ कर, हाँ आप देख सकते हैं अश्वा प्रो नाम का मेरा क्लाइंट है। उसने मुझे साल भर में एक ही काम दिया। उस काम में मेरा टोटल 1500 का रेवेन्यू आया और मेरी जो कॉस्ट है वो भी मैं यहाँ पे, ये मेरा एक फॉर्मूला है क्योंकि एक सिस्टम मैंने डेवलप किया है, उसमें देख सकता हूँ कि मेरी क्लाइंट कॉस्ट कितनी आई। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ मेरी क्लाइंट कॉस्ट भी बराबर आई है, जितना मैंने लिया ना उतना ही मैंने दे भी दिया उसको। अब नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आएगा ना तो मुझे पता है कि वो क्लाइंट किस कैटेगरी का है। मेरे यहाँ क्लाइंट कैटेगराइजेशन है A B C D। ये D कैटेगरी क्लाइंट है क्योंकि ये मुझे लॉस नहीं कर रहा है बल्कि बराबर में दे रहा है। तो इस क्लाइंट को मैं उसी अकॉर्डिंग ट्रीट करूंगा और मैं नहीं करूंगा, मेरे पास सिस्टम है कि D कैटेगरी क्लाइंट को का काम किस प्रायोरिटी पे करना है, उससे फीस कितने दिन में मांगनी है, उसकी बिलिंग किस रेट पे करनी है। ये सब कुछ इस सिस्टम से मैं डिराइव कर रहा हूँ। और सिंपल एक फिल्टर लगा के मैं यहाँ पे ड्यू डेट पे एक फिल्टर लगाऊंगा और मैं ये देख सकता हूँ कौन कौन से काम जो है वो ओवरड्यू चल रहे हैं, जिसका काम कल हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, और वो रिपोर्ट मेरे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। सिंपल। मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे इनकम टैक्स रिटर्न वाला जो काम है उससे कितना रेवेन्यू आया साल भर में। यहाँ पर मैं सिंपली क्लियर करूंगा, मैं देखूंगा कि हाँ मेरे पास yes I think there is some due date. yes यहाँ पर मैं टैली अकाउंट के हेड से चेक कर सकता हूँ कि मेरे फॉर एग्जांपल ITR के काम से मेरे पास कितना रेवेन्यू आया, मेरी GST से मुझे कितना रेवेन्यू आया। यहाँ पर मैं फिल्टर लगाऊंगा और मुझे पता लग जाएगा कि इस काम से मुझे इतना रेवेन्यू आ रहा है और साथ ही साथ उस काम को करने में मेरी कॉस्ट कितनी आई, तो मेरी उस पर्टिकुलर वर्क की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। मतलब मुझे ये पता है कि GST मेरा 70% रेवेन्यू जनरेटिंग है, मुझे इसका मार्जिन 40% मिल रहा है, 30% मिल रहा है, मुझे इस पर्टिकुलर क्लाइंट के GST के काम से कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। बहुत ही गजब का एनालिटिकल टूल है। तो मुझे लगता है गूगल शीट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मैनेज योर सॉफ्टवेयर, टू मैनेज योर ऑफिस। आई थिंक और कोई क्वेरीज नहीं है। हाँ और तो कोई नहीं है अभी, चैट बॉक्स में नहीं है और किसी का रेज हैंड भी नहीं है अभी। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को मटेरियल चाहिए तो प्लीज फीडबैक फॉर्म आप फिल कीजिए। आई थिंक GP गुप्ता सर रेज हैंड कर रहे हैं। हाँ हाँ अनम्यूट कर दिया जी। हाँ जी सर, हाँ जी। नितेश जी मैं ये कह रहा हूँ जो ये आपने सीटें वगैरह जो डेवलप की है तो ये गूगल सीट का जो वो है वो आप शेयर करेंगे इसके साथ? सर गूगल शीट तो मतलब वैसे ही क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा है पहली बात। तो दूसरी बात सर इसमें क्या ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। गूगल शीट इज नॉर्मल, बट इसमें क्या मैंने बहुत सारे एक्सेल के फॉर्मूलाज यूज किए हैं, तो ये बेसिकली पूरा एक्सेल ही है। एक्सेल को गूगल शीट में कन्वर्ट नहीं तो पर जैसे जैसे आप कह रहे हो कि भी कुछ लोगों को अपने को मान लो इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं या इसमें करने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर कैसे कर पाएंगे? मतलब उसके लिए थोड़ा सा उसमें हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना। उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि इस गूगल शीट का मैं एक पार्ट कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल करके और फॉर्मूलाज के हिसाब से मैं वो शेयर कर सकता हूँ। दैट इज बात है कि उसमें से कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा को मैं नहीं डेफिनेटली वो तो खैर आपका डेटा का पर्पस नहीं है। अपने तो CA फर्म के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ जस्ट कि भाई CA फर्म के हिसाब से अपने को मान लो कुछ बनाना है तो उसके लिए गूगल सीट का जैसे यूज बताया और आपने जो ये बताया ना क्लाइंट की कैटेगरी वगैरह, तो वो धीरे धीरे चीजें डेवलप करनी पड़ेगी ना। एक्चुअली सर ये मेरे लगभग 6 साल की मेहनत है पूरी।
मतलब जी, जी। शुरू में जब मैंने गूगल शीट बनाई थी तो सिर्फ उसमें 3 कॉलम हुआ करते थे, क्लाइंट नेम, वर्क और उसके वर्क को करना कैसे है, बस। फिर तो धीरे इसमें हम थोड़ा सा ये भी चाह रहे हैं आपसे कि भाई जैसे मान लो स्टार्ट करता है कोई, तो कैसे स्टार्ट करे, मतलब स्टेप बाय, क्योंकि एक साथ तो सब चीजें हो नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। सकती। उसी के लिए सर मैंने मेरी शीट में भी मैंने बताया था। एक सेकंड, मैं वो शीट में वापस से वो स्लाइड खोलता हूँ कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। सर वो स्टार्ट तो करने आपने के लिए बताया ना कि हाँ, पॉलिसी सबसे सबसे पहले छोटी अपना। पॉलिसी बनाए, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बिल्कुल एक्चुअली क्या है सर, ये सिस्टम ऐसा है कि मैं शेयर भी कर दूँगा तो हर ऑफिस का अपना एक अलग सिस्टम नहीं नहीं, है, वो अलग तो क्लाइंट है। डेफिनेटली, वो तो तो कोई दिक्कत एक पॉलिसी बनाएंगे तो अपने आप ही खुद में खुद विचार आने चालू हो जाएंगे। और फिर हमें समय मिलेगा ना तो सर हम इतने, हमारे पास इतना, खुद के पास इतना क्रिएटिव माइंड है सबके पास कि हम नहीं। खुद इतनी पॉलिसीज बना सकते हैं कि हमें किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है। बाकी फिर भी हेल्प चाहिए तो मैंने बताया कि मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आप मुझसे कहीं पे भी कुछ भी सपोर्ट चाहिए, मैं ऑलवेज हेल्प करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है, आपका जो कई चीजें आपकी बड़ी अच्छी है कि भाई जैसे टू डू लिस्ट वाली बात हुई, या अपना जो अपन बनाते हैं वीकली प्लानर, वो बनाते नहीं है, सारे मिसमैनेज चलते रहते हैं, वो वाली बात। एक्सीलेंट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और आई थिंक और कोई क्वेरीज? क्योंकि आशा शर्मा जी का है कोई कह रहे हैं, अब देखिए इसलिए उन्होंने ओनली, ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, वो तो गूगल शीट के बारे में। बस ठीक है। मैं फीडबैक फॉर्म का फिर दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप प्लीज फीडबैक शेयर कीजिए और देन आई विल गेट बैक टू। मैं आपको सारी चीजें गूगल शीट से लेके हर एक एसओपी, सब कुछ चेकलिस्ट वगैरह सबके सैंपल्स मैं आपको सेंड करूंगा ताकि आप उसको देख करके अपनी हेल्प आपको मिल जाएगी। Okay. Thank you once again, Vimal Sharma ji and Nitesh Gupta ji, for your nice deliberation. Thank you, all of you. Thank you. थैंक यू।